हेलो एवरीवन, वेलकम टू BC2Q प्रोग्राम पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। सो बेसिकली BC2Q प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। BC2Q का मतलब क्या होता है? बिल्ड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग काम करेंगे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपने जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको क्या करेंगे, हम लोग डील करेंगे या फिर उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट कौन सा रहने वाला है अगर बात करेंगे इस लेक्चर में, तो सब्जेक्ट जो हमारा रहने वाला है वो है कहीं ना कहीं हमारे पास कौन सा, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। कौन सा हमारा सब्जेक्ट है? इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डील करेंगे। और आज जो हम लोग डील करेंगे वो कहीं ना कहीं हम लोग डील करेंगे बेसिक जो होगा हमारे पास इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी का। ये ऐसा लेक्चर होने वाला है जिससे आप लोगों को कहीं ना कहीं आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं या पीछे जो भी एग्जाम्स निकल गए, अगर आप उठा के देखोगे तो कई सारे आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। सो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी। क्या स्टार्ट करते हैं सर? इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आप लोगों को, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, लेसिस सिल्ट फैक्टर फॉर मीडियम सिल्ट हुज एवरेज ग्रेन साइज इज 0.25 mm। 0.25 mm हम लोगों को क्या दे दिया, एवरेज ग्रेन साइज हम लोगों को गिवन है। ठीक है ना, इज लाइकली टू बी। तो ये क्या पूछ रहा है, ये सिल्ट फैक्टर की बात कर रहा है कि यहाँ पे लेसिस का सिल्ट फैक्टर क्या होने वाला है। लेसिस का सिल्ट फैक्टर क्या होने वाला है? तो लेसिस साहब ने क्या बोला, लेसिस सिल्ट फैक्टर जो है हमारे पास वो कहीं ना कहीं है हमारे पास क्या, F इक्वल्स टू 1.76 अंडर रूट में DM। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो DM है वो है कहीं ना कहीं हमारे पास क्या, एवरेज पार्टिकल साइज। क्या है साहब हमारे पास? एवरेज पार्टिकल साइज है हमारे पास, जो कि है हमारे पास किसमें साहब, mm में, जो कि हमारे पास किसमें है, mm में। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को क्या गिवन है, जो हमारे पास एवरेज ग्रेन साइज है वो हम लोगों को गिवन है कितना है, 0.25 mm। अब हम लोगों से पूछा है सिल्ट फैक्टर, मतलब किसकी बात कर रहा है, ये F की बात कर रहा है। तो अगर F की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कहीं ना कहीं 1.76 अंडर रूट में 0.25 mm में ही होता है हमारे पास पार्टिकल का साइज, इसलिए हम लोगों को चेंज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, हम लोगों को नीड नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर। तो अगर हम बात करेंगे बेसिक से डील कर रहे हैं हम लोग, तो अंडर रूट में 0.25, इसका मतलब इसका अगर स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं आएगा कितना, 0.5। कितना आएगा सब हमारे पास, 0.5 हमारे पास आएगा। अगर कैलकुलेशन अगर हम करें तो देखिए वैसे भी अगर हम बात करेंगे तो बेसिक ही है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 1.76 इंटू 0.5 मतलब कितना हो गया, 1/2। कितना हो गया, 1/2। इससे अगर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 0.88। कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.88। यूनिट क्या होगी सर? तो बेटा जी यूनिट क्या होगी, फैक्टर है। ये क्या है, फैक्टर है, इसीलिए हमारे पास फैक्टर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 0.88। ऑप्शन में कुछ है हमारे पास, ए दे रखा है हम लोगों को 0.66, बी दे रखा है हम लोगों को 0.77, सी दे रखा है हम लोगों को 0.88। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सही हो जाएगा। लेसिस की जो थ्योरी थी उसने कैनाल के लिए थ्योरी कहीं ना कहीं दी थी। ठीक है ना, बिल्कुल। स्कोरिंग और सिल्टिंग दोनों के लिए इसने थ्योरी दी थी कि हम लोग ऐसी कैनाल डिजाइन करें। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे कि कैनेडी ने जो थ्योरी दी थी उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया था, करेक्शन किया था। क्या किया था, करेक्शन किया था, उनको करेक्ट किया था। ठीक है ना, बिल्कुल। थे कौन लेसिस? तो अगर इनकी बात की जाए तो ये एक इंजीनियर थे, कहाँ पे, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, बिल्कुल। उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, कहीं ना कहीं करेक्शन दिया था कैनेडी की थ्योरी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका है। ऑप्शन नंबर जो सी है उसका वो क्या है हमारे पास, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ द स्टैंडर्ड रेन गेज इज। क्या है सर, स्टैंडर्ड हाइट ऑफ द स्टैंडर्ड रेन गेज इज। मतलब जो हमारे पास स्टैंडर्ड रेन गेज होता है उसकी स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेन गेज जो बेसिकली होता है वो किस काम आता है।
रेन गेज जो होता है वो बेसिकली किस काम आता है? तो अगर हम बात करेंगे तो जो बारिश होती है, ठीक है ना, मौसम चल भी रहा है आजकल, ठीक है ना, तो जो बारिश होती है अगर हम बात करेंगे तो उसका अगर हम लोगों को अमाउंट को मेजर करना हो, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर जो हम लोगों को मेजर करना होगा तो हम लोग यूज करेंगे किसका साहब? रेन गेज का। किसका यूज करेंगे? रेन गेज का। मतलब किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर हम लोगों को ये पता करना है कि यहाँ पे कितनी बारिश हुई है, बारिश कम हुई है या फिर बारिश ज्यादा हुई है, तो वो हम किसकी मदद से कर पाएंगे? वो हम लोग कर पाएंगे रेन गेज की मदद से। किसकी मदद से? रेन गेज की मदद से, जो कि हमारे पास एक कंटेनर होता है सिलेंड्रिकल शेप का। किस पर्टिकुलर शेप का? सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, और सेकंड जो हमारे पास होता है वो होता है कहीं ना कहीं क्या? रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। क्या होता है साहब? रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज की, तो ये क्या काम करता है? ये हम लोगों को बता देगा कि जिस पर्टिकुलर लोकेशन में कितनी बारिश हुई है, ये हम लोगों को वो चीज़ बता देगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे वेरिएशन की, लेकिन अगर हम बात करेंगे किसके साथ? वेरिएशन कितना हुआ है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हम लोगों को बताएगा कौन सा? रिकॉर्डिंग वाला। मतलब अगर हम लोगों को वेरिएशन देखना है इन अमाउंट ऑफ वाटर, इन अमाउंट ऑफ वाटर, तो अगर हम लोगों को वेरिएशन देखना है अमाउंट ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किसके रेस्पेक्ट में साहब? टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो हम लोगों को जो बताएगा वो कौन बताएगा? हम लोगों को रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। कौन बताएगा? रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज ये चीज हम लोगों को बताने वाला है, ठीक है ना? बिल्कुल। अगर बात की जाए कि जो भी डेटाज लिए जाते हैं वो कब लिए जाते हैं, तो ये लिए जाते हैं 8:30 AM पर। ये किस पे लिए जाते हैं? 8:30 AM पर IST, इसका मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर। तो देखिए यहां से कितने क्वेश्चन बने आप लोगों के। पहला क्वेश्चन, रेन गेज क्या होता है? तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को अमाउंट ऑफ वाटर बताता है किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे, मतलब कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है। तो उस जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास? वो है हमारे पास रेन गेज। बिल्कुल सही बात है। अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो कितने टाइप के होते हैं? तो वो होते हैं हमारे पास नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज और रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज की अगर बात की जाए तो ये स्पेशल टाइप ऑफ रेन गेज होता है जिसकी मदद से अगर हम बात करेंगे तो वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं साहब? कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो तीसरा क्वेश्चन ये हो गया कि ये जो ऑब्जर्वेशन ली जाती है ये कब ली जाती है, कौन से पर्टिकुलर टाइम पे ली जाती है? तो वो ली जाती है मॉर्निंग में, सुबह 8:30 बजे। कितने बजे साहब? सुबह 8:30 बजे ये डेटा जो है वो लिए जाते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ द स्टैंडर्ड रेन गेज। तो जो स्टैंडर्ड रेन गेज होता है उसकी अगर हाइट की बात की जाए, जो सिलेंड्रिकल हमारे पास स्पेसिमेन होता है उसकी अगर हाइट की बात की जाए तो ये होती है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर, या फिर हम बोल दें 50 सेंटीमीटर। कितनी बोल दें साहब? 50 सेंटीमीटर। जहां पे भी हम लोगों को मेजरमेंट करना है, जहां पे भी हम लोगों को मेजरमेंट करना है तो ध्यान रखना है कि जो रेन गेज होगा उसको हमेशा और हमेशा ओपन एरिया में रखा जाएगा, उसको हमेशा और हमेशा ओपन एरिया में रखा जाएगा। कोई उसके बिल्डिंग जो होनी चाहिए उसके पास कोई भी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब नियर बाई कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए जो कि रेनफॉल पे क्या डालेगा? इफेक्ट डालने वाला है। बात समझ आ गई? बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोगों के पास अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइट की, स्टैंडर्ड रेन गेज की, तो वो हो जाएगी कहीं ना कहीं 50 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी साहब? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन या मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में अक्सर कर देखा जाता है। चाहे इसको जीएस का क्वेश्चन मान लो, चाहे इसको टेक्निकल का क्वेश्चन मान लो, जैसे भी आप लोग मानना चाहते हैं मान सकते हैं, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। बात समझ आ गई? बिल्कुल। तो अगर हम बात करें तो क्या है साहब क्वेश्चन हमारा? खरीफ क्रॉप सोन इन, मतलब खरीफ जो क्रॉप है वो कब बोई जाती है? सोन का मतलब क्या होता है? बोना, मतलब इसको कब बोया जाता है? पहला है ऑप्शन इन जून, इन सितंबर, इन अक्टूबर, नवंबर, या फिर नन ऑफ दी एबव, नोटा। लास्ट हमारे पास क्या है साहब? नोटा, मतलब
नन ऑफ दी एबव। बात समझ आ गई? बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ बनाया है, ठीक है ना, उसको देखते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे, चलिए पहले यहीं से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो देखिए हमारे पास अगर हम बात करेंगे किसकी, खरीफ क्रॉप की, किसकी बात करेंगे, खरीफ क्रॉप की। तो खरीफ हमारे पास जो क्रॉप होती है वो होती है हमारे पास जून से लेके सितंबर तक। कहाँ से लेके कहाँ तक साहब, जून से लेके सितंबर तक जो हमारे पास क्रॉप होती है या जो बोई जाती है वो होती है हमारे पास खरीफ क्रॉप। कौन सी, खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास दूसरी जो होती है हमारे पास वो होती है रबी क्रॉप। कौन सी होती है, रबी क्रॉप। अगर इसकी बात की जाए कि इसकी बुवाई कब होती है या कौन सा पीरियड होता है जिसमें ये होती है, तो ये होती है हमारे पास नवंबर से लेके मार्च तक। कहाँ से लेके, नवंबर से लेके मार्च तक। और कई जगहों पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि ये अक्टूबर से लेके मार्च तक होती है, तो उसमें कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। आप लोगों को जस्ट पीरियड याद रखना है, क्योंकि आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि जो रबी या फिर खरीफ की जो फसलें होती हैं, ज़रूरी नहीं है किसी किसान ने उसको पहले बो दिया और किसी किसान ने उसको बाद में बोया, तो फसल तो हो रही है ना अल्टीमेटली। बिल्कुल, आपको जो पीरियड है वो याद रखना है कहीं ना कहीं। बात समझ आ गई? बिल्कुल। तो अगर हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप जो होती है हमारे पास वो जून और सितंबर के बीच में होती है, और रबी क्रॉप की अगर हम बात करेंगे तो वो नवंबर से लेके मार्च तक होती है। एक पीरियड है जिसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो वो है हमारे पास जायद की जो फसलें होती हैं। कौन सी, जायद क्रॉप। अगर इसकी बात की जाए कि इसका पीरियड क्या होता है, तो इसका जो पीरियड होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास अप्रैल से जून तक। कहाँ से लेके कहाँ तक, अप्रैल से लेके जून तक हमारे पास इसका पीरियड होता है। ये तो बात हो गई समय की, ये तो बात हो गई किसकी साहब, समय की। क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, अभी तक 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रबी खरीफ की जो क्रॉप होती है हमारे पास वो जून से सितंबर की होती है, रबी की जो क्रॉप होती है हमारे पास वो होती है नवंबर से मार्च की होती है, जायद की जो क्रॉप होती है वो होती है हमारे पास अप्रैल से जून, वो होती है हमारे पास अप्रैल से जून। लेकिन मुद्दा यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन अभी आगे फर्दर और पूछा जा सकता है। वो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इनके एग्जाम्पल से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन होते हैं। मतलब इनके एग्जाम्पल जो होते हैं कि कौन सा हमारे पास खरीफ की क्रॉप है, कौन सी हमारे पास रबी की क्रॉप है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और मोस्टली बच्चे एग्जाम में गलत करके आते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता वहाँ पे रिमाइंड करना कि कौन सी खरीफ है और कौन सी रबी है। या तो आप सोचो कि कौन सी हमने कब बोई थी, कब काटी थी, ठीक है ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि एग्ज़ाम में आप लोगों के ऊपर प्रेशर होता है। एक तो टाइम का कहीं ना कहीं दिक्कत होती है कि टाइम बहुत कम होता है, उसमें ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो देखिए साहब, एक ट्रिक है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एग्जाम्पल आसानी से याद कर सको कि कौन से हैं रबी के और कौन से हैं खरीफ के। बात समझ आ गई? बिल्कुल। तो देखिए बात करेंगे हम लोग पूरी इस टॉपिक की। अगर हम बात करें तो देखो पहली ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, जिसको नाम याद होते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है, उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये जो है वो उन बच्चों के लिए है जिसको याद करने में दिक्कत आती है, या फिर आगे चल के जब भी एग्जाम हॉल में बैठते हैं वो तो उस चीज़ को रिमेंबर नहीं कर पाते हैं। बात समझ आ रही है? बिल्कुल साहब। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो ट्रिक है वो क्या बोलती है, जब भी राइस प्लस कॉटन, मतलब राइस जो हमारे पास चावल हैं उसमें हमने क्या मिक्स कर दी, कॉटन मिक्स कर दी। बुवाई जो हम कर रहे हैं खेत में वो राइस और कॉटन ये हम लोगों ने एक साथ कर दी, ठीक है ना। ऐसा कोई पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि अगर कॉटन की बात की जाए तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, और जबकि राइस की अगर बात की जाए तो उसमें पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इसीलिए तो ट्रिक बनी है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। तो जब भी राइस प्लस कॉटन मिक्स करेंगे तो जो खेत है या जो फसल है वो क्या हो जाएगी सब, खराब हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, खराब। अब देखिए क्या बोलती है ट्रिक, ये बोलती है जब का मतलब है ज्वार। जब का मतलब क्या है साहब, ज्वार। बात समझ आ गई? मतलब जब भी राइस प्लस कॉटन मिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी फसल, या फिर खेत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हमारा किसी भी यूज का वो नहीं रहने वाला है। तो मैंने बोला कि जब का मतलब तो हो गया साहब ज्वार, जब का मतलब क्या हो गया, ज्वार। भी का मतलब हो गया बाजरा, भी का मतलब क्या हो गया, बाजरा। जब का मतलब ज्वार, भी का मतलब बाजरा। राइस आप लोग समझते ही हो, राइस मतलब चावल को बोलते हैं, तो राइस, ठीक है, बिल्कुल। प्लस कॉटन,
कॉटन आप लोग कपास समझते ही हो, तो कॉटन क्या हो गई, कपास हो गई हमारे पास। नेक्स्ट मैंने वर्ड यूज किया कौन सा, मिक्स करेंगे। कौन सा हमारे पास, मिक्स करेंगे। मिक्स का मतलब हो गया मेज, मतलब मक्का। क्या हो गया, मेज मतलब मक्का। तो जब भी राइस प्लस कॉटन मिक्स करेंगे तो जो खेत है या जो फसल है वो क्या हो जाएगी, खराब। क्या हो जाएगी, खराब। इसका मतलब ये सारी जो फसलें हैं वो हैं कहीं ना कहीं साहब किसकी, खरीफ की। किसकी हैं साहब, खरीफ की ये फसलें हैं। बात समझ में आ रही होगी, होप आप लोगों को, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जब भी राइस प्लस कॉटन को मिक्स करेंगे तो जो फसल है वो क्या हो जाएगी साहब, खराब हो जाएगी। जब का मतलब हो गया ज्वार, भी का मतलब हो गया बाजरा, राइस का मतलब हो गया राइस, कॉटन का मतलब हो गया कॉटन, ठीक है ना, मिक्स का मतलब हो गया मेज, ठीक है ना, और करेंगे तो फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। मतलब ये किसकी है, खरीफ की है। किसकी है साहब, खरीफ की है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा सर कि हमें तो याद हो जाती है, इसकी नीड नहीं है। तो बिल्कुल आप लोगों को याद हो जाती है, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती सर, उससे बेहतर तो कोई बात है ही नहीं। मैंने पहले ही बोल दिया कि ये उन लोगों के लिए है जिनको दिक्कत आती है। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर इस चीज़ को एक दो बार, दो चार बार रिमाइंड कर लेंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आप लोगों को दिक्कत हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं गाने के थ्रू या शेर व शायरी जो आप लोग करते रहते हो उसके तरह ही आप लोग क्या कर लो, इन चीज़ों को याद कर लो। हाँ, ये मैं गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो भी ट्रिक लेके जाते हैं आज तक उनका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। तो अगर हाँ आप लोग याद कर लोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन तो गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है हमारे पास क्या, वहां पल्स पटेटो मस्त थे। वहां पल्स पटेटो मस्त थे। बात समझ आ रही है। कहाँ, रवि के घर। किसके घर, रवि के घर। आप में से जो भी मुझे देख रहा है उसका एक फ्रेंड है रवि, उसका एक फ्रेंड है कौन सा, रवि। बात समझ आ गई, बिल्कुल। तो रवि जो फ्रेंड है उसका, उसके घर वो गए और उन्होंने एक ऐसा मिक्स खाया, उन्होंने एक ऐसा तड़का लगा हुआ मिक्स खाया जिसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स थी साहब, मतलब पल्स और पटेटो। पल्स और पटेटो मतलब आलू के साथ उन्होंने दाल का कॉम्बिनेशन खाया। आलू के साथ उन्होंने दाल का कॉम्बिनेशन खाया। तो रवि के घर आप लोग गए, आपका कोई फ्रेंड है रवि, उसके घर आप गए तो आपने बोला वहां, किसी तीसरे दोस्त को आप बता रहे हो, किसी तीसरे दोस्त को आप बता रहे हो। मुझे ऐसे कोरिलेट करने में बहुत मजा आता है, रीजनिंग के थ्रू कहीं ना कहीं टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ाने में अलग ही मजा आता है, ठीक है ना, आप लोग एंजॉय करोगे डेफिनेटली। तो अगर हम बात करेंगे कि रवि के घर, किसके घर साहब, रवि के घर, तो आप किसी तीसरे फ्रेंड को बता रहे हो कि मैं रवि के घर गया था, मतलब मैं वहां गया था। वहां का मतलब क्या हो गया साहब, वीट। वहां का मतलब क्या हो गया, वीट, मतलब गेहूं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो ये किसका हो गया, रवि तो हमारे पास आ गया कि हम रवि के घर गए थे, तो वीट मतलब गेहूं की फसल, पल्स मतलब जितनी भी दालें होती हैं वो। वहां पल्स पटेटो मस्त थे, वहां पल्स पटेटो कैसे थे, मस्त थे, एक नंबर थे। तो अगर हम बात करेंगे वहां पल्स मतलब दालें, पटेटो मतलब आलू, ऐसा कॉम्बिनेशन खाया आप लोगों ने कि वहां रवि के घर गए, पल्स खाई और पटेटो, ठीक है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन खाया, तो वो कैसे थे साहब, मस्त थे। मस्त मतलब मस्टर्ड, मस्त मतलब क्या हो गया साहब, मस्टर्ड। तो जो मस्टर्ड है, जो हमारे पास पटेटो है, जो हमारे पास पल्स है और जो हमारे पास वीट है, वो सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हो गए वो किसके हो गए साहब, रबी क्रॉप के। किसके हो गए साहब, रबी क्रॉप के आप लोगों के एग्जाम्पल हो चुके हैं। तो ये था हमारे पास। यहां से भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, या तो टेक्निकल में पूछा जाएगा या फिर बेटा जी नॉन टेक में पूछा जाएगा। आप लोगों को ये याद करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आएगा और मैं नहीं चाहता आप लोग गलत करके इसको आओ, ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं आगे की इसी में। तो अगर हम बात करें तो मैंने बात की रबी क्रॉप जो होती है हमारे पास जून से सितंबर, उसके एग्जांपल हम लोगों ने खरीफ क्रॉप जो होती है हमारे पास जून से सितंबर, उसके एग्जांपल हम लोगों ने देख लिए हैं। रबी क्रॉप की अगर बात की जाए तो वो होती है नवंबर से मार्च, उसके भी एग्जांपल हम लोगों ने देख लिए हैं। अगर बात की जाए जायद जो हमारे पास क्रॉप होती है वो होती है अप्रैल से जून, मतलब जो भी पीरियड बच जाता है तो बहुत सारे जो किसान होते हैं वो इस टाइप का काम करते हैं कि कहीं ना कहीं इस पीरियड को यूटिलाइज कर लिया जाए। बात समझ आ रही है, बिल्कुल, नेक्स्ट फसल आने तक। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, जायद जो हमारे पास फसल है इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इसके जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो होते हैं कहीं ना कहीं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जो भी वेजिटेबल्स उगाते हैं या फिर फ्रूट्स उगाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इनमें बहुत कम समय लगता है और हम लोगों को खेत से आउटपुट भी मिल जाता है। अगर हम इसकी बात करें और फ्रूट्स में भी अगर हम बात करें तो जैसे वाटरमेलन हो गया हमारे पास,
वाटरमेलन हो गया हमारे पास। तो ये जो हमारे पास फ्रूट्स हैं, इनको अगर हम उगाएंगे तो वो जो फसलें कहलाएंगी, वो जो क्रॉप कहलाएंगी, वो जायद फसल कहलाएंगी या क्रॉप कहलाएंगी, जो कि होती हैं कहीं ना कहीं अप्रैल से जून के बीच में। बात समझ आ गई? बिल्कुल। अगर हम बात करें तो देखिए साहब, अगर हम बात करें एक और हमारे पास होता है पेरेनियल क्रॉप। क्या होती है साहब? पेरेनियल क्रॉप। सर ये क्रॉप क्या होती है? तो बेटा जी, इफ क्रॉप हैव बेस पीरियड ग्रेटर देन 300 डेज। ऐसी क्रॉप की हम लोग बात कर रहे हैं जिसका जो बेस पीरियड है वो 300 दिन से ज्यादा है। सर क्या होता है बेस पीरियड? बात करेंगे अभी, ठीक है ना। आगे और आने वाले क्वेश्चन हैं, उनमें बातें करेंगे हम लोग कि क्या होता है बेस पीरियड और क्या होता है हमारे पास क्रॉप पीरियड, ठीक है। बिल्कुल। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि अगर हम बात करें कि ऐसी हमारे पास क्रॉप है जिसका जो हमारे पास बेस पीरियड है वो 300 दिन से ज्यादा है, इसका मतलब 1 साल के लगभग इसमें लग जाता है इस फसल को होने में, काटने में। तो अगर हम बात करेंगे कि 1 साल तक अगर ये फसल चलती रहती है, इसको पहली बात तो हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेनियल क्रॉप हम लोग बोलते हैं। और एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल है साहब इसका शुगर केन। एग्जाम्पल जो इसका है वो है सर शुगर केन, जो कि होता है गन्ना। और अगर बात की जाए जीएस की, तो जीएस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो पूछा जाएगा कि विच स्टेट प्रोवाइड मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ शुगर केन, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ शुगर केन, ठीक है ना। जीएस का जो क्वेश्चन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा कि कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया में जो कि क्या प्रोवाइड कराएगी सर? मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ शुगर केन, ठीक है ना। तो वो कौन सी स्टेट है आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, बात समझ आ रही है? बिल्कुल। आप लोगों के लिए भी तो कुछ काम रहना चाहिए, बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने देखा है कहीं ना कहीं क्या हमारे पास खरीफ और रबी और जैद, और हम लोगों ने देख लिया पेरेनियल, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो हम लोगों को बोल रहा था कि खरीफ क्रॉप कब बोई जाती है। तो आई होप अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि खरीफ की जो क्रॉप है वो कब बोई जाती है। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो कि खरीफ मतलब खराब, और कौन सा ऐसा वेदर होता है जिसमें आप लोगों को खराब लगता है? आई होप गर्मी। किसमें? गर्मी, बिल्कुल। तो जून में गर्मी होती है अच्छी खासी, तो अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारे पास वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्या, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू कैनेडीज थ्योरी फॉर चैनल डिजाइन व्हाट थिंग ऑफ द चैनल शुड बी नोन। अगर हम कैनेडी की थ्योरी की अगर हम बात करें जिसमें उन्होंने चैनल को डिजाइन किया या कैनाल को डिजाइन किया, तो कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो कि डिजाइनिंग में यूज हुए थे या फिर नोन होने चाहिए? ये क्वेश्चन है साहब, बात समझ आ गई? बिल्कुल। तो बात करें अगर इसकी थ्योरी की, तो पहले तो अगर हम बात करें तो जो हमारे पास कैनेडी साहब हैं उनका जो नाम है वो है क्या? आरजी कैनेडी। क्या है साहब? आरजी कैनेडी। या फिर अगर पूरा नाम अगर हम बोलें तो ये हैं साहब कौन? राम गोपाल कैनेडी। कौन है साहब? राम गोपाल कैनेडी। नाम से ऐसा नहीं लग रहा इंडियन है, तो इंडियन ही है सर, ये इंडियन ही है। अगर राम गोपाल कैनेडी की अगर बात की जाए तो सर ये थे सर क्या? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। क्या थे सर? ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। और कहाँ पे थे? तो ये थे सर पंजाब में। कहाँ पे सर? पंजाब में थे ये साहब, थे पंजाब में इन पीडब्ल्यूडी, मतलब जो हमारे पास पब्लिक वर्क्स जो डिपार्टमेंट होता है उसमें ये थे क्या सर? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। क्या थे? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है ना। बिल्कुल। इन्होंने कैनाल की थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या दी थी? कैनाल की थ्योरी दी थी कि एक जो कैनाल है हमारे पास उसकी डिजाइनिंग किस तरीके से की जाए, और उसमें जो कंडीशन थी वो थी इनकी क्या, कि उसमें ना तो सिल्टिंग होनी चाहिए, और ना ही स्कोरिंग होनी चाहिए, ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए।
हालांकि इस चीज़ को ये पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए थे, इनकी थ्योरीज में कुछ न कुछ दिक्कतें थी, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन फिर भी इन्होंने जो कैनाल जो पंजाब में थी उसको डिज़ाइन किया था, तो उसमें जो हमारे पास कंडीशन लेके चले थे वो थी हमारे पास सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं थी, उसमें सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं थी, ठीक है ना, बिल्कुल। बारी दोआब जो हमारे पास कहीं न कहीं कैनाल थी, बारी दोआब कैनाल जो कि पंजाब में पड़ती है, ठीक है ना, या चैनल हम लोग बोल सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो बारी दोआब जो कैनाल थी, अगर हम उसकी बात करेंगे तो उस पर इन लोगों ने कैनेडी ने क्या की थी, या राम गोपाल सर ने क्या की थी, उसकी स्टडी की थी और उसमें बताया था कि यहाँ पे सिल्टिंग और स्कोरिंग की प्रॉब्लम नहीं है। सर ये क्या होती है सिल्टिंग और क्या होती है स्कोरिंग? तो जो भी हमारे पास वाटर एक पर्टिकुलर चैनल में फ्लो कर रहा है, अगर सिल्टिंग की बात की जाए तो उसमें कुछ न कुछ हमारे पास सेडिमेंट प्रेजेंट होंगे और वो सेडिमेंट धीरे धीरे, अगर हमारे पास वेलोसिटी कम है किससे, क्रिटिकल वेलोसिटी से, अगर हमारे पास वेलोसिटी उस चैनल सेक्शन में कम है क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो वो जो हमारे पास सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिल्टिंग, मतलब कहीं ना कहीं इकट्ठे होते जाते हैं बॉटम स्लोप पर या बॉटम साइड पर या बॉटम पर। तो उससे क्या होती जाती है कि कहीं ना कहीं जो सेडिमेंट हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं और कहीं ना कहीं उसके सेक्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है साहब, कम हो जाती है, जिससे डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग सिल्टिंग, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्टिंग। और कहीं ना कहीं अगर फ्लो इस टाइप का है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है, एक्चुअल जो हमारे पास वेलोसिटी है वो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो वो इस टाइप का काम करती है कि अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो सेडिमेंट्स होंगे और जो उसकी सरफेस होगी चैनल की, उसको भी क्या कर देगा, इरोड कर देगा, उसको भी क्या कर देगा साहब, इरोड कर देगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे जो चैनल सेक्शन है उसको अगर इरोड कर देगा तो क्रॉस सेक्शन जो होगा वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा अगर हम बात करेंगे। और यहाँ से जो दिक्कतें आने वाली हैं कि एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल होने के चांसेस हैं, तो जो कैनेडी साहब हैं वो बताते हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटी है, एक्चुअल जो हमारे पास मीन वेलोसिटी है या एक्चुअल जो वेलोसिटी हमारे पास, वो क्रिटिकल वेलोसिटी के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तब हमारे पास जो कंडीशन होगी वो नॉन सिल्टिंग और नॉन स्कोरिंग की जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी साहब, सेटिस्फाई हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। बात समझ आ गई, बिल्कुल। तो ये थे सर कौन, राम गोपाल कैनेडीज, कौन थे, राम गोपाल कैनेडीज, बात समझ आ गई, बिल्कुल। तो जो भी ये डिजाइनिंग की थी इन्होंने, डिजाइनिंग ऑफ कैनाल या फिर चैनल, तो जो डिजाइनिंग की थी इन्होंने उसमें ये क्या था कि डेप्थ जो थी उसको ये नोन करके, मतलब मान के चलते थे कि डेप्थ जो हमारे पास होगी, स्टार्टिंग में ये लेते थे 2.5 मीटर। जो भी आप डिजाइनिंग का क्वेश्चन करोगे तो जो डेप्थ लेके चलोगे वो 2.5 मीटर लेके चलोगे अप्रॉक्सीमेटली। उसके अकॉर्डिंग ये क्रिटिकल जो वेलोसिटी होती थी उसको कंपेयर करते थे, ठीक है ना, बिल्कुल। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, और वेलोसिटी अगर कम होगी तो क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मतलब कहीं ना कहीं या तो हमारे पास अगर वेलोसिटी डिफर करेगी क्रिटिकल वेलोसिटी से तो या तो सिल्टिंग होगी या फिर क्या होगी, स्कोरिंग होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए चैनल डिजाइन हुआ है। तो डेप्थ जो होती थी उसको ये नोन करके चलते थे, 2.5 मीटर मान के चलते थे, और उसके अकॉर्डिंग ये निकालते थे विड्थ ऑफ द चैनल सेक्शन। क्या निकालते थे साहब, विड्थ ऑफ चैनल सेक्शन, ठीक है, बिल्कुल। चैनल सेक्शन की क्या निकालते थे, विड्थ निकालते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं दो पैरामीटर से ये डील कर रहे थे कैनेडी, कौन कौन से, एक तो विड्थ और एक डेप्थ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास, ए एंड बी, मतलब डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साहब, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब विड्थ भी और डेप्थ भी। लेंथ से इन लोगों को कैनेडी को कोई मतलब नहीं था। बात समझ आ गई, बिल्कुल। 1 मीटर लेंथ के लिए बेसिकली ये चैनल को, सेक्शन को डिजाइन करते थे, जिसको निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको बेसिकली हम लोग देखते हैं। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग, द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर व्हीट क्रॉप। यहाँ पे क्रॉप को भी मेंशन कर दिया है, किस क्रॉप की बात कर रहा है वो, व्हीट क्रॉप की बात कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं कि कोर वाटरिंग क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करेंगे साहब, कि कोर वाटरिंग क्या होती है। तो अगर कोर वाटरिंग की अगर बात करें तो ये होती है साहब, पहला जो पानी दिया जाता है,
पहला जो पानी दिया जाता है बोने के बाद, खेत में हम लोगों ने क्या किया, फसल बोई और उसमें पहला जो पानी दिया बोने के बाद, वो जो वाटरिंग कहलाती है। जब हमारे पास जो फसल होगी, जो क्रॉप होगी, वो कुछ हमारे पास थोड़ी थोड़ी दिखने लगेगी या कुछ सेंटीमीटर की हो जाती है, उस वाटरिंग को बोलते हैं हम लोग क्या, कोर वाटरिंग। क्या बोलते हैं, कोर वाटरिंग। मतलब इट इज द फर्स्ट वाटरिंग, इट इज द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर सोन। ठीक है ना, बोने के बाद जो पहली वाटरिंग होती है, ठीक है ना। व्हेन, अगर हम बोलें पूरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, व्हेन क्रॉप इज ऑफ फ्यू सेंटीमीटर, क्रॉप इज ऑफ फ्यू सेंटीमीटर, जब हमारे पास जो क्रॉप है वो कुछ सेंटीमीटर की हो जाएगी, तो उस वाटरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे साहब, उसको हम लोग बोलेंगे कहीं ना कहीं कोर वाटरिंग। क्या बोलेंगे, कोर वाटरिंग, उसको हम लोग बोलेंगे। बात समझ आ गई, बिल्कुल। तो ये तो होगी हमारे पास क्या साहब, कोर वाटरिंग हमारे पास हो चुकी है। अगर हम बात करेंगे तो देखिए फिर होता है हमारे पास, और अगर हम बात करें, एक पीरियड होता है हमारे पास बेस पीरियड। यहां से भी देखो, यही भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो वही चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो कई बार लगातार बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आप डेफिनेटली एग्जाम में देखने वाले हो। तो अगर हम बात करेंगे कोर वाटरिंग की, अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट जो हमारे पास वाटरिंग है आफ्टर सोन व्हेन क्रॉप इज ऑफ फ्यू सेंटीमीटर। बेस पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो साहब बेस पीरियड जो हमारे पास होता है वो होता है फर्स्ट वाटरिंग से लेके, फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक का, फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक का जो टाइम होता है या जो पीरियड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेस पीरियड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस पीरियड। कोर वाटरिंग क्या हो गई, पहला पानी जब हमने कब दिया, जब हमारे पास जो फसल है या जो हमारे पास क्रॉप है वो कुछ सेंटीमीटर की हो गई थी, उसको कोर वाटरिंग बोला। अगर हम बात करेंगे बेस पीरियड की, तो फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक जितना भी हम लोगों ने पानी दिया है, उसमें जितना हमारे पास समय लगा है वो क्या कहलाएगा, बेस पीरियड। क्या कहलाएगा, बेस पीरियड। एक और पीरियड होता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप पीरियड। क्या बोलते हैं साहब हम लोग, क्रॉप पीरियड। तो अगर क्रॉप पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो क्रॉप पीरियड होता है हमारे पास जो हमने फसल बोई है तब से लेके जो फसल हम काटेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, तब तक जो टाइम पीरियड होता है हमारे पास, मतलब फसल को बोने से लेके फसल को काटने तक का जो हमारे पास टाइम होता है वो तो कहलाता है कहीं ना कहीं क्या, हमारे पास क्रॉप पीरियड। और अगर हम बेस पीरियड की बात करेंगे तो फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक का जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है वो हमारे पास कहलाता है क्या, बेस पीरियड। क्या कहलाता है, बेस पीरियड। बात समझ आ गई, बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे कोर वाटरिंग जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन बन जाता है यहां से, अगर देखा जाए कि इट इज द मैक्सिमम वाटर, इट इज द मैक्सिमम वाटर टू बी अप्लाइड in the crop at a single time। मतलब अगर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अगर बात की जाए कि जो भी हमारे पास क्रॉप का जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है, उसमें अगर बात की जाए कि मैक्सिमम जो वाटर है वो कब दिया जाता है, मैक्सिमम जो वाटर है वो कब दिया जाता है या फसल के द्वारा यूटिलाइज होता है, तो वो होता है कोर वाटरिंग के टाइम पे। वो कब होता है साहब, कोर वाटरिंग के टाइम पे। सिंगल टाइम की हम लोगों ने बात की है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां से आप लोगों को कितने क्वेश्चन देखने को मिल गए, कोर वाटरिंग एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के ये हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मेन क्वेश्चन की, तो वो क्या है साहब हमारे पास, द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर व्हीट क्रॉप इज। तो अगर हम बात करेंगे ऑप्टिमम डेप्थ कितनी होती है कोर वाटरिंग की फॉर व्हीट क्रॉप, तो वो होती है साहब 13.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 13.5 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई, बिल्कुल। ये बात अगर हम कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी और अगर बात करें तो देखिए एक चीज और होती है हमारे पास, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, डेल्टा। क्या होता है साहब, डेल्टा। तो अगर डेल्टा की अगर हम बात करें तो जो डेल्टा होता है फॉर व्हीट, तो जो डेल्टा होता है व्हीट के लिए वो होता है साहब कितना, 40 सेंटीमीटर। कितना होता है साहब, 40 सेंटीमीटर होता है हमारे पास डेल्टा, ठीक है ना, बिल्कुल। और अगर हम बात करेंगे डेल्टा की ही किसके लिए, फॉर शुगर केन एंड राइस। किसके लिए बात करेंगे, शुगर केन और राइस के लिए अगर हम बात करेंगे
तो वो होता है हमारे पास 120 सेंटीमीटर। कितना होता है? 120, 120 सेंटीमीटर। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के और बन चुके हैं यहाँ पे, जो कि आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो वो छपने वाले हैं, डायरेक्टली ही पूछे जाते हैं। ध्यान रखना इन क्वेश्चंस का, बात समझ आ रही है? डायरेक्टली ही छपने वाले हैं, आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो डेल्टा जो है फॉर वीट वो 40 सेंटीमीटर हो गया, फॉर शुगर केन और राइस के लिए कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर हमारे पास हो चुका है। क्या होता है डेल्टा? बस अभी थोड़ी देर में बात करते हैं इसकी। डेल्टा ड्यूटी सबकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है? तो यहाँ से आप लोगों को इस क्वेश्चन के थ्रू कहीं ना कहीं आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन और मिल चुके हैं। और जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या था हमारे पास? द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर व्हीट क्रॉप इज, तो वो कितनी है साहब हमारे पास? वो है कहीं ना कहीं हमारे पास कितना? 13.5 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, सॉरी, वो है हमारे पास व्हाट इज रेजाइम स्कोर डेप्थ फॉर ए चैनल इन सॉइल विद सिल्ट फैक्टर ऑफ यूनिटी। सिल्ट फैक्टर कितना दे दिया साहब? यूनिटी दे दिया। एंड कैरिंग ऑफ डिस्चार्ज इंटेंसिटी इन अकॉर्डेंस विद लेसिस रेजाइम थ्योरी। ठीक है साहब, वो पूछ रहा है व्हाट इज द रेजाइम स्कोर डेप्थ फॉर ए चैनल इन सॉइल, ठीक है, विद सिल्ट फैक्टर ऑफ यूनिटी एंड कैरिंग ऑफ डिस्चार्ज इंटेंसिटी। अगर इसकी बात करेंगे तो डिस्चार्ज कैपेसिटी जो है हमारे पास वो है हमारे पास कहीं ना कहीं 8 मीटर क्यूब पर सेकंड। हमारे पास जो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी हमारे पास? 8 मीटर क्यूब पर सेकंड हमारे पास क्या है? डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वो बात कर रहा है किसकी? रेजाइम स्कोर डेप्थ की बात कर रहा है, जो कि दी थी किसने साहब? लेसिस ने। किसने दी थी? लेसिस ने। ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखिए साहब, अगर इसकी बात करेंगे हम रेजाइम स्कोर डेप्थ, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रेजाइम स्कोर डेप्थ की अगर हम बात करेंगे तो ये है हमारे पास कहीं ना कहीं y इक्वल्स टू 1.35 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन इंटू ये कितना हो गया? y इक्वल्स टू 1.35 क्यू स्क्वायर अपॉन एफ की पावर 1/3 की पावर 1/3। तो ये है हमारे पास कहीं ना कहीं रेजाइम स्कोर डेप्थ गिवन बाई, लिख लेते हैं, गिवन बाई लेसिस। गिवन बाई लेसिस किसने दी थी साहब? लेसिस ने ये दी थी हम लोगों को। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर बात करें साहब तो हम लोगों को क्वेश्चन में पहले क्या क्या गिवन है? कभी भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, प्री में या फिर मेंस में, किसी में भी आप सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है गिवन डेटा। क्या लिखना है साहब? गिवन डेटा, क्या क्या है हमारे पास। तो अगर उसकी बात की जाए साहब तो एक तो दे रखा है हम लोगों को फैक्टर, ठीक है ना, जो हमारे पास फैक्टर है, सिल्ट फैक्टर जो दे रखा है वो यूनिटी दे रखा है। इसका मतलब एफ इक्वल्स टू कितना दे दिया हम लोगों को साहब? 1 दे दिया। कितना दे दिया? 1 दे दिया। और जो डिस्चार्ज है वो हम लोगों ने मान लिया कितना? 8 मीटर क्यूब पर सेकंड। कितना है? 8 मीटर क्यूब पर सेकंड हम लोगों ने डिस्चार्ज मान लिया, या हम लोगों को गिवन है। तो अगर हम क्यू की बात करेंगे साहब तो वो है हमारे पास 8 मीटर क्यूब पर सेकंड। कितना है साहब जी? 8 मीटर क्यूब पर सेकंड। अगर हम बात करें हम लोगों को क्या निकालना है? रेजाइम डेप्थ निकालनी है। इसका मतलब y इक्वल्स टू 1.35 क्यू कितना हमारे पास? 8 अपॉन एफ कितना मेरे पास? 1 की पावर 1/3। सॉल्व करना पड़ेगा, कैलसी देखते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए साहब ये तो सिंपल सा है, कितना हो गया? 1.35 इंटू 2 का क्या है? क्यूब रूट है, तो इसका मतलब ये तो कितना हो गया? 2 हो गया। तो अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1.35 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ गया हमारे पास 2.7। कितना आ गया हमारे पास? 2.7 मीटर हमारे पास आ चुका है। ऐसा कुछ दिख रहा है हम लोगों को क्वेश्चन में? हम लोगों के पास कितना आ चुका है? 2.7 मीटर। इसका मतलब अगर हम बात करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आ गया? ये 2.7 मीटर। ठीक है, बिल्कुल। नहीं हम लोगों ने, अच्छा क्यू स्क्वायर नहीं लिया हम लोगों ने, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अगर क्यू स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम लोगों के पास ऑप्शन इसीलिए नहीं मैच कर रहा क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ये कितना, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है 2.7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 की पावर 2/3। कितना हो जाएगा? 8 की पावर 2/3। इसका मतलब 1.35 इंटू, अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्यूब रूट लेंगे तो इसका मतलब 8 का क्यूब रूट कितना हो गया? 2 और 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा। तो 1.35 इंटू
4, क्या हो जाएगा इंटू 4। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तब देखिए क्या आता है आंसर हमारे पास। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा कहीं ना कहीं हमारे पास, मतलब 2.7 जो हमारे पास आ रहा था उसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बिल्कुल हमारे पास आंसर आएगा जो क्या है हमारे पास कितना 5.4 मीटर। अब बिल्कुल सही है आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है हमारे पास वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये जो क्यू स्क्वायर था उसको हम लोग स्क्वायर करना भूल गए थे, ठीक है, बिल्कुल। तो 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे और उसको अगर क्यूब रूट लेंगे तब जाके हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सही आएगा। चीज़ इसलिए रियलाइज़ हुई क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसा भी होता है कि जल्दी जल्दी में कभी कभी कि यही आंसर आ जाता हमारे पास 2.7, और 2.7 हमारे पास अगर ऑप्शन में होता तो डेफिनेटली हम लोग क्या कर देते, उसको टिक कर देते। वो तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ऑप्शन में हमारे पास नहीं था, इसलिए हम लोगों ने रीचेक किया उसको, तो वो कितना हमारे पास 5.4 मीटर, ठीक है, बिल्कुल। तो ये था हमारे पास कहीं ना कहीं रिजाइम स्कोर डेप्थ। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इज 8.64 मीटर। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम का साहब, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम का। इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इज 8.64 मीटर ऑन ए फील्ड ओवर ए बेस पीरियड ऑफ 10 डेज, बेस पीरियड ऑफ 10 डेज, देन द ड्यूटी इज। अब हम लोग बात करते हैं साहब कि क्या होती है ड्यूटी, क्या होता है डेल्टा और क्या होता है बेस पीरियड। बेस पीरियड हम लोग हालांकि देख चुके हैं, बट फिर भी अगर हम बात करें तो पहले अगर हम बात करेंगे डेल्टा की, पहले हम लोग बात करें किसकी साहब, डेल्टा की। अगर हम बात करें डेल्टा की कि डेल्टा क्या होता है, तो देखिए सर डेल्टा होता है कहीं ना कहीं हमारे पास कि जो हमारे पास बेस पीरियड था, बेस पीरियड क्या था, मतलब फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक जो हमारे पास पीरियड था वो बेस पीरियड कहलाता था। वो क्या कहलाता, बेस पीरियड। अब इस बेस पीरियड में मतलब फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक हमने कितने सेंटीमीटर, हमने कितने सेंटीमीटर वाटर अप्लाई कर दिया है ऑन द फील्ड, कितने सेंटीमीटर वाटर अप्लाई कर दिया है ऑन द फील्ड, वो कहलाएगा हमारे पास डेल्टा। वो क्या कहलाएगा सर हमारे पास, डेल्टा। मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास बेस पीरियड था जो कि फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक का पीरियड था, उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर या कितने सेंटीमीटर ऑफ वाटर हम लोगों ने अप्लाई कर दिया ऑन द फील्ड, वो कहलाएगा क्या, डेल्टा। क्या कहलाएगा सर, डेल्टा कहलाने वाला है, ठीक है। तो डेल्टा जो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना, वो हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर या फिर मीटर में, ठीक है ना, बिल्कुल। अगर हम बात करें दूसरी जो हमारे पास चीज होती है वो है हमारे पास क्या, ड्यूटी। दूसरी जो हमारे पास चीज है वो क्या है सर, हमारे पास ड्यूटी। ड्यूटी की अगर हम बात करेंगे तो ड्यूटी जो हमारे पास बेसिकली होती है, ड्यूटी की अगर हम बात करेंगे तो ड्यूटी बताती है कि कितने नंबर ऑफ हेक्टेयर्स, कितने नंबर ऑफ हेक्टेयर्स फील्ड को या खेत को इरिगेट किया जा सकता है, कितने नंबर ऑफ हेक्टेयर फील्ड को इरिगेट किया जा सकता है अगर 1 मीटर क्यूब पर सेकंड उसमें वाटर सप्लाई होता रहे थ्रू द बेस पीरियड, थ्रू द बेस पीरियड। बेस पीरियड क्लियर हो चुका है, फर्स्ट वाटर से लेके लास्ट वाटर तक का जो हमारे पास पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस पीरियड बोलते हैं। उसमें भी अगर हम बात करें तो मैंने बोला कि अगर हम बात करेंगे किसकी, ड्यूटी की, किसकी बात करेंगे, ड्यूटी की, तो ड्यूटी रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ हेक्टेयर हम लोग जो फील्ड है उसको इरिगेट कर सकते हैं, उस तक वाटर पहुंचा सकते हैं अगर हम लोग 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की डिस्चार्ज से हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर सप्लाई कर रहे हैं थ्रू द बेस पीरियड, मतलब पूरे बेस पीरियड में। या आप लोग ऐसे समझिए कि ड्यूटी बेसिकली क्या है, आपके जो फादर हैं वो ड्यूटी करते हैं आपको पालने के लिए, वो ड्यूटी करते हैं आपको पालने के लिए। बात सही है, बिल्कुल सही है। तो अगर वो ड्यूटी करते हैं आपको पालने के लिए, अब कितने बहन भाई हो आप, इसका मतलब अगर उनकी जो कमाई है वो 1 मीटर क्यूब पर सेकंड है, हम मान लेते हैं उनकी जो कमाई है वो 1 मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो वो कितने अपने बच्चों को मैच्योरिटी लेवल तक, कितने अपने बच्चों को मैच्योरिटी लेवल तक, मतलब जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तो तब तक वो कितना नंबर ऑफ हेक्टेयर्स, नंबर ऑफ हेक्टेयर्स कौन हो, आप लोग, नंबर ऑफ हेक्टेयर्स कौन हो, आप लोग, कितने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं या मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचा सकते हैं, उस चीज को हम लोग बोलेंगे ड्यूटी। उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे साहब, ड्यूटी। तो ड्यूटी जो हमारे पास बेसिकली होगी वो होगी हमारे पास किसमें, हेक्टेयर्स पर क्यूमेक में।
किस में होगी सर हमारे पास, हेक्टेयर पर क्यूमेक में जो हमारे पास होगी वो कहलाएगी ड्यूटी। क्या कहलाएगी सर, ड्यूटी हमारे पास कहलाने वाली है। बात समझ आ गई, बिल्कुल। तो बात की हम लोगों ने, इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इज 8.64 सेंटीमीटर ऑन ए फील्ड ओवर ए बेस पीरियड ऑफ 10 डेज देन ड्यूटी इज, ड्यूटी पूछिए सर इसमें। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ड्यूटी इक्वल्स टू 8.64 इंटू बी, बी मतलब बेस पीरियड, बेस पीरियड क्या होता है जान चुके हैं, 8.64 इंटू बी अपॉन, अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अपॉन डेल्टा, अपॉन क्या हो जाएगा सर, डेल्टा। बात समझ आ गई, बिल्कुल। ड्यूटी हम लोगों से पूछिए, बी जो होता है हमारे पास वो होता है सर डेज में, वो किस में होता है सर, डेज में। डेल्टा की अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा अगर हम ले रहे हैं मीटर में, तब हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा, और ड्यूटी हमारे पास जो आएगी यहाँ से वो आएगी हमारे पास हेक्टेयर पर क्यूमेक में, ड्यूटी जो आएगी हमारे पास वो आएगी हेक्टेयर पर क्यूमेक। क्यूमेक क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यूमेक क्या है सर, मीटर क्यूब पर सेकेंड। बात समझ आ गई, बिल्कुल। और अगर हम इसको यूज नहीं करना चाहते, हम लोग यूज करना चाहते हैं सेंटीमीटर में, तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 864 इंटू बी अपॉन डेल्टा। अब जो हमारे पास डेल्टा है वो किसमें है साहब, सेंटीमीटर में, किसमें है, सेंटीमीटर में। तो ये हो गया हमारे पास d इक्वल्स टू 864 इंटू बी अपॉन डेल्टा। बाकी जो भी चीजें हमारे पास बेस पीरियड या फिर ड्यूटी वो एज इट इज है, लेकिन जो हमारे पास अगर डेल्टा की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हमने किसमें ले लिया, सेंटीमीटर में। बात समझ आ गई, बिल्कुल। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगर हम किसकी बात करें सर, क्वेश्चन की, तो गिवन डेटाज जो है हमारे पास, सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, कॉन्सेप्ट देखा हम लोगों ने, और फिर लिखा है हमने गिवन डेटा। क्या लिखा है हम लोगों ने, गिवन डेटा हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो गिवन डेटा मतलब बेस पीरियड दे रखा है हम लोगों को, बेस पीरियड जो हम लोगों को दे रखा है वो दे रखा है 10 डेज। कितना दे रखा है साहब, 10 डेज। 10 डेज हमारे पास बेस पीरियड है, और अगर हम बात करेंगे तो डेप्थ ऑफ वाटर मतलब कहीं ना कहीं डेल्टा जो हम लोगों को दे रखा है, डेल्टा या डेप्थ ऑफ वाटर वो दे रखा है हमें 8.64 सेंटीमीटर। कितना दे रखा सर, 8.64 सेंटीमीटर हम लोगों को जो दे रखा है वो डेप्थ ऑफ वाटर दे रखा है, गिवन है। ठीक है सर, बस अब तो क्या सिंपल सा, सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए मैं सेंटीमीटर वाला ही फॉर्मूला लगा देता हूँ, मैंने दोनों आप लोगों के सामने रख दिए। तो ड्यूटी इक्वल टू हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 864 इंटू बेस जो हमारे पास है वो है 10 डेज, वो क्या है 10 डेज अपॉन 8.64 सेंटीमीटर में ही रख दिया मैंने। कभी कभी जो गलती हो जाती है वो ये हो जाती है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेने का रीज़न ही ये था कि हमारे पास जनरली जो हमें फॉर्मूला याद रहता है वो ये वाला रहता है और यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा है वो मीटर में होता है। जैसे ही हम मीटर में अगर हम बात करेंगे, लेकिन हम लोगों को किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो कभी कभी हम लोग कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, तो ये थोड़ी सी गलती हो जाती है। तो आप लोग ध्यान रखना कि अगर आप लोग सेंटीमीटर में अगर डेल्टा को यूज़ कर रहे हो तब तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर आप लोग मीटर में उसको यूज़ कर रहे हो तब आप लोग 8.64 इंटू बी अपॉन डेल्टा की बात करोगे। कभी कभी एग्जाम में देखने को मिला है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है और वो डेल्टा को सेंटीमीटर और मीटर में घुमा देता है, ठीक है ना, बच्चे गलत कराते हैं, लेकिन ऐसा आप लोग नहीं करेंगे आज के बाद, बिल्कुल। तो अगर हम बात करेंगे सर, इससे एक कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होगा, कितने टाइम्स, 100 टाइम्स, इसका मतलब 100 इंटू 10, तो ड्यूटी जो आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक, हेक्टेयर पर क्यूमेक। क्योंकि मैंने बताया और जो भी चीज़ें रहेंगी वो क्या रहेंगी सर, एज इट इज़ रहेंगी। क्या रहेंगी, एज इट इज़ रहेंगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है हमारे पास वो क्या है, 10 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक, गलत। 100 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक, गलत। अगर हम बात करें 864 हेक्टेयर पर क्यूमेक, गलत। 1000 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक, इसका मतलब यही इसका क्या है सर, राइट आंसर है, यही इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ट डिस्क्राइब्स द हीराकुंड रिजर्वायर, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ट डिस्क्राइब द हीराकुंड रिजर्वायर। किसको डिस्क्राइब कर रहा है सर, हीराकुंड रिजर्वायर को डिस्क्राइब कर रहा है। अब बात करते हैं सर हम कि क्या है हमारे पास हीराकुंड रिजर्वायर, या इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसकी हम लोग बात बेसिकली करने वाले हैं। हीराकुंड रिजर्वायर की बात कर रहे हैं सर हम, इसका मतलब पहले तो बात कर लेते हैं कि क्या होता है रिजर्वायर, क्या होता है रिजर्वायर, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को हम लोगों को क्या करना है, बिल्ड करना है क्वेश्चन के थ्रू। तो क्या होता है सर रिजर्वायर, अगर रिजर्वायर की अगर हम बात करें तो कोई भी हमारे पास रिवर है, कोई भी हमारे पास अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास एक रिवर है, उसके अक्रॉस में अगर हम लोगों ने
आर्टिफिशियली कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे लगा दिया, कोई भी आर्टिफिशियली ऑब्स्ट्रक्शन अगर हम लोगों ने लगा दिया जो कि कहीं ना कहीं स्टोरेज पर्पस के काम में आता है, जो कि कहीं ना कहीं स्टोरेज पर्पस के काम में आता है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं रिजर्वायर। क्या बोलते हैं सर? रिजर्वायर। उसका जो वाटर होगा वो कहीं ना कहीं इरिगेशन के काम में आ सकता है, ठीक है ना, वाटर सप्लाई के काम में आ सकता है, या फिर प्रोडक्शन के, लाइट का जो प्रोडक्शन होता है, बिजली का जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसके काम में आ सकता है। ये इसके क्या हो सकते हैं? पर्पज हो सकते हैं। लेकिन हम लोग बात जो कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं सर? हीराकुंड रिजर्वायर की। किसकी बात कर रहे हैं? हीराकुंड रिजर्वायर की। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या क्वेश्चन इससे जीएस के बन जाते हैं सर। रिजर्वायर क्या होता है? ये तो टेक्निकल टर्म है हमारी, वो क्या है सर? टेक्निकल टर्म। लेकिन साम दाम दंड भेद, हमारे पास अगर कोई टॉपिक है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वो सही होना चाहिए सर, वो सही होना चाहिए। यही हमारा मेन मोटिव है और आपका मोटिव भी यही होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे हीराकुंड रिजर्वायर की, किसकी बात करेंगे सर? हीराकुंड रिजर्वायर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हीराकुंड जो रिजर्वायर है हमारे पास वो कहाँ पे है? पहला क्वेश्चन कहाँ पे है? पहला क्वेश्चन तो कहाँ है सर? उड़ीसा में। कहाँ पे है सर? उड़ीसा में है। बात समझ आ गई? बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन, कौन सी रिवर पर बना हुआ है? कौन सी रिवर पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है किस पर सर? महानदी पर। रिवर पर ये बना हुआ है। किस पर बना हुआ है सर? महानदी पर ये बना हुआ है। बात समझ आ गई? बिल्कुल। महानदी है ये, इस पर ये बना हुआ है, जो कि कहाँ पे है सर? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। बात समझ आ गई? बिल्कुल। और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं सर? तो क्वेश्चन ये बन सकते हैं सर कि सबसे लंबा रिजर्वायर कौन सा है, या सबसे लंबा हमारे पास डैम कौन सा है, ठीक है ना। सबसे लंबा हमारे पास अगर हम रिजर्वायर की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास कौन सा है, या सबसे लंबा हमारे पास डैम। तो अगर हम लॉन्गेस्ट रिजर्वायर की अगर हम बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट रिजर्वायर इन द वर्ल्ड जो हमारे पास है वो है सर हमारे पास कौन सा? हीराकुंड। इन द वर्ल्ड जो हमारे पास है वो हमारे पास कौन सा है सर जी? हीराकुंड हमारे पास जो है वो लॉन्गेस्ट हमारे पास रिजर्वायर में आता है। किसमें? वर्ल्ड में। ठीक है। क्यों आता है सर ये लॉन्गेस्ट? क्योंकि बेटा जी इसकी जो लेंथ है वो है अबाउट 4.8 किलोमीटर। इसकी जो लेंथ है वो है अबाउट 4.8 किलोमीटर, जो कि लॉन्गेस्ट में आता है। ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है सर? ये सारे क्वेश्चन पूछे गए कहीं ना कहीं, ठीक है, बिल्कुल। और क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका बनना, कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था, इसका कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था, जिस भी एग्जाम में आप जाओगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पाओगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था इसका, वो स्टार्ट हुआ था 1947 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1947 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। और अगर हम बात करेंगे तो ये स्टार्ट जो हो गया था वो 1957 में अगर हम बात करेंगे तो इसकी ओपनिंग हो चुकी थी। अब डेट आ गई हमारे पास, एक ईयर आ गई हमारे पास 1947। कौन सी आ गई सर? 1947। तो और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि जब 1947 की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1947 में जो हमारे पास वायसराय थे वो कौन थे इंडिया के? ये सारे क्वेश्चन हैं। 1947 में जो वायसराय थे इंडिया के वो कौन थे? तो अगर हम बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन की। किसकी बात करेंगे? लॉर्ड माउंटबेटन की अगर हम बात करेंगे तो ये वायसराय थे और इन्हीं को बोला जाता है सर क्या? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इन्हीं को बोला जाता है। और फर्स्ट अगर बात करेंगे फर्स्ट वायसराय कौन थे तो वो थे हमारे पास लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। चाहे ये टेक्निकल का पार्ट है चाहे ये नॉन टेक का पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। और हमारा जो मोटिव है और आप लोगों का जो मोटिव है वो क्या है कि अगर हमें कोई भी एक वर्ड मिल रहा है, जैसे हीराकुंड यहाँ पर रिजर्वायर मिल गया, तो अब उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उन सारी चीजों को क्या करना? डिस्कस करना। बात समझ आ गई? बिल्कुल। तो अगर हम बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ट डिस्क्राइब द हीराकुंड रिजर्वायर। अब देखो किस किस काम में ये आता है। बहुत ही लॉन्गेस्ट हमारे पास रिजर्वायर है जो कि कहीं ना कहीं काम में आता है। किस किस के में? रिजर्वायर फॉर फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को रोकता है, पावर जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और इरिगेशन के कहीं ना कहीं काम में ये आता है, जो कि हमारे पास कौन सा है? हीराकुंड रिजर्वायर। क्या है सर? हीराकुंड रिजर्वायर। तो इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें हम लोगों ने देखी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बात करते हैं हम लोग। तो अगर आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे हमारा जो क्वेश्चन है, द वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर बिलो द
below the minimum pool level is called, sorry, the water stored in the reservoir below the minimum pool level is called। तो देखिए मिनिमम पूल लेवल जो हमारे पास होता है वो वह लेवल होता है जिसके बाद अगर हम बात करेंगे कि यहाँ से हम विदाउट एनी प्रॉब्लम हम लोग वाटर क्या कर सकें, यूज कर सकें, हम लोग क्या कर सकें, वाटर यूज कर सकें। अगर इसके नीचे और वाटर जाता है तब उसके बाद हम लोग वाटर को यूज नहीं कर सकते, तब हम लोग वाटर को यूज नहीं कर सकते, या हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा, हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। तो वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर बिलो मिनिमम पूल लेवल इज कॉल्ड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये तो है सर मिनिमम पूल लेवल, तो मिनिमम पूल लेवल है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डेड स्टोरेज। क्या हो जाएगा, डेड स्टोरेज। मतलब ये हमारे पास मिनिमम लेवल है, इससे नीचे हमारे पास कोई लेवल नहीं है जिसके बाद हम लोग वाटर को क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, या हम लोग कहीं नहीं कन्वीनियंटली हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको सप्लाई कर पाएंगे। बात समझ आ गई, बिल्कुल। तो ये होगा हमारे पास कहीं ना कहीं क्या, मिनिमम पूल लेवल या फिर डेड स्टोरेज। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास 1 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, क्या है सर, 1 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें 1 क्यूबिक फीट की, तो देखिए पहले ये हमें पता होना चाहिए 1 फीट जो हमारे पास होता है कितना, 1 फीट जो हमारे पास होता है वो होता है 0.3048 मीटर। कितना होता है सर, 0.3048 मीटर, ये हमारे पास 1 फीट होता है। ठीक है सर, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1 क्यूबिक फीट, हमें क्या निकालना है 1 क्यूबिक फीट। तो 1 क्यूबिक फीट मतलब इधर भी मैंने होल क्यू कर दिया, तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, होल क्यू करना पड़ेगा, मतलब दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं होल क्यूब कर दिया है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1 क्यूबिक फीट इक्वल्स टू, अगर इसका हम बात करेंगे, ये क्यूब है, ये क्या है सर, क्यूब है, बिल्कुल। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ से अगर हम इसका क्यूब देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास कितनी, 0.3048, ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.0283168466। ये हमारे पास क्या आ जाएगी सर, वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जो कि आएगी हमारे पास किसमें, मीटर क्यूब में। किसमें आ जाएगी सर, मीटर क्यूब में। तो 1 क्यूबिक फीट जो हमारे पास आ गया वो आ गया 0.28316846 मीटर क्यूब। लेकिन हमें इतनी वैल्यू लंबी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं कम डिजिट तक है। तो ये हमारे पास मीटर क्यूब में आ चुका है। अगर मीटर क्यूब से अगर हम लोगों को लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई। तो अगर 1000 से अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 1000 इंटू 0.28316। अब मैं अप्रॉक्सीमेटली ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास किसमें, लीटर्स में। तो कहीं ना कहीं हमारे पास 1 क्यूबिक फीट जो होगा बेटा जी वो हो जाएगा हमारे पास कितना, 28 पॉइंट, अगर अप्रॉक्सीमेटली लिखूंगा तो डिजिट जो है 5 से बड़ी है, इसका मतलब 32 लीटर्स। तो 1 क्यूबिक फीट जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 28.32 लीटर्स, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो आप लोगों को कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इस सॉइल कैन बी कंसीडर्ड एज प्रैक्टिकली इनफर्टाइल। प्रैक्टिकली इनफर्टाइल, इनफर्टाइल का मतलब होता है बंजर जमीन। क्या मतलब होता है साहब, बंजर जमीन। व्हेन द पीएच रीचेज ए वैल्यू ऑफ, कि अगर एक सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो प्रैक्टिकली कब उसको इनफर्टाइल माना जाता है, जब उसका पीएच कहाँ पे पहुंच जाए, जब उसका पीएच कहाँ पे पहुंच जाए। तो देखिए सॉइल जो हमारे पास होती है, फील्ड जो हमारे पास होता है, उसको तब इनफर्टाइल बोला जाता है जब उसका पीएच हो जाए कितना, 11। जब उसका पीएच हो जाए कितना सर, 11 हो जाए। बात समझ आ गई, बिल्कुल। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो तो हो जाएगा करेक्ट। लेकिन मुद्दा क्या है, लेकिन मुद्दा क्या है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे, एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, कौन सी, एफ्लोरोसेंस। कौन सी, एफ्लोरोसेंस, जो कि हम लोग बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में। बिल्कुल एफ्लोरोसेंस की अगर हम बात करेंगे तो एफ्लोरोसेंस की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है सॉल्ट के कारण। किसके कारण होती है, सॉल्ट के कारण।
और सॉल्ट जो होते हैं वो होते हैं सोडा और पोटाश। कौन से? सोडा और पोटाश, ठीक है ना। ये सॉल्ट कहीं ना कहीं बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, जो कि होते हैं सर बेसिक इन नेचर, जो कि होते हैं कैसे? बेसिक इन नेचर, मतलब हाईली बेस होते हैं ये, ठीक है ना। बिल्कुल पीएच वैल्यू काफी इनकी हाई होती है। तो अगर हम बात करें कि जो भी हमारे पास फील्ड है, जो भी हमारे पास खेत है, अगर उसकी अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं उसमें अगर सॉल्ट का जो कंटेंट है या फिर बेस का जो कंटेंट है अगर वो ज़्यादा हो गया तो एफ्लोरेसेंस की वहाँ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और एफ्लोरेसेंस की अगर प्रॉब्लम वहाँ देखने को मिलेगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत जो आने वाली है वो ये आने वाली है कि वो कहीं ना कहीं उसके पोर्स को, उसके जो पोर्स हैं उनको क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी। क्योंकि जैसे ही हमारे पास इवापोरेशन होगा, मॉइस्चर होगा, तो जो मॉइस्चर होगा वो तो ऊपर उठ जाएगा, लेकिन जो सॉल्ट होगा वो कहीं ना कहीं उसके पोर्स में ही रह जाएगा, उसकी लैंड पे ही रह जाएगा। जिसके कारण अगर हम बात करें तो जो हमारे पास ज़मीन है, जो हमारे पास लैंड है, जो हमारे पास सॉइल है, वो कैसी बनती जाएगी? इनफर्टाइल। कैसी बनती जाएगी? इनफर्टाइल वो बनती जाएगी। और अगर इस सॉइल की हम बात करें, इनफर्टाइल सॉइल की अगर हम बात करें, इनफर्टाइल अगर हम सॉइल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम होगी वो भी देखने को मिलेगी। अगर हम इनफर्टाइल सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम होगी वो भी क्या होगी? देखने को मिलेगी, जिसके कारण हमारे पास ज़मीन क्या होती है? बंजर होती है। क्या होती है? बंजर होती है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक सॉइल कैन बी कंसिडर्ड एज प्रैक्टिकली इनफर्टाइल व्हेन द पीएच रीचेज ए वैल्यू ऑफ, तो वो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कि ये कैसे हैं सब? सोडा और पोटाश जो है वो बेसिक हैं। और अगर हम बेस की बात करेंगे तो बेस जो होता है हमारे पास वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 11 को। किसको? 11 को। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे बेस बढ़ता जाता है, जो हमारे पास कैपेसिटी होती है, यील्डिंग कैपेसिटी या यील्ड जो होता है हमारे पास खेत का, वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। जैसे जैसे बेस का कंटेंट बढ़ता जाएगा फील्ड में, उस तरीके से हमारे पास जो यील्ड है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और यील्ड अगर कम होता जाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो क्या होती जाएगी? लेस होती जाएगी। क्या होती जाएगी? लेस होती जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन जब भी अगर आए स्टेटमेंट वाला तो देख लेना ध्यान से, इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फ्रॉम द फॉलोइंग क्या बोलता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास इन फ्री फ्लडिंग इरिगेशन। अगर फ्री फ्लडिंग इरिगेशन की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम लोग धानों में पानी लगाते हैं, राइस में पानी लगाते हैं, एकदम से खुला छोड़ दिया हम लोगों ने पानी, तो इन फ्री फ्लडिंग irrigation water is admitted at one corner of a field and is allowed to spread over the entire area। सही बात बोल दी इसने तो, कि अगर फ्री फ्लडिंग की अगर हम बात करेंगे तो एक तरफ से वाटर को छोड़ देंगे और पूरे एंटायर एरिया में उसको फैलने देंगे। मतलब ये ऑप्शन तो क्या है साहब? सही है। ये ऑप्शन तो क्या है साहब? सही है, गलत तो नहीं है। हमसे क्या पूछा है? गलत पूछा है। बी ऑप्शन की अगर बात करेंगे, इन चेक मेथड ऑफ इरिगेशन, in check method of irrigation the field is divided into smaller compartments and water is admitted to each in turn। बिल्कुल सही बात है कि अगर चेक मेथड की अगर हम बात करेंगे तो जो फील्ड होता है उसको कंपार्टमेंट में हम डिवाइड कर देते हैं और एक के बाद एक टर्न के बाद उसमें क्या होता है? वाटर को भेजा जाता है। तो ये बात ही बिल्कुल क्या है साहब? सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन फुरो इरिगेशन water is admitted between the rows of plants in the field। फुरो इरिगेशन की अगर हम बात करेंगे तो जो वाटर होता है उसको एडमिट या अलाउ किया जाता है रोज के बीच में। मतलब कहीं ना कहीं रो बना देते हैं हम लोग, क्यारी बना देते हैं और उनमें वाटर को क्या किया जाता है? अलाउ किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है। बात समझ आ गई? बिल्कुल। जैसे आप जो पोटैटो लगे होते हैं उनके फील्ड में आप लोग देखते हो कि कहीं ना कहीं क्यारी सी बनी होती है छोटी छोटी, और उनमें उनके थ्रू क्या होता है? पानी लगता है उसमें, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? फुरो इरिगेशन कहलाएगा। तो ये बात तीनों ही क्या है सर? सही हैं। तो इसका मतलब गलत तो कोई बात हुई नहीं, जबकि क्या पूछा था सर? इनकरेक्ट। क्या पूछा था? इनकरेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो नोटा होगा वो क्या हो जाएगा सर? सही हो जाएगा। नोटा जो होगा वो क्या हो जाएगा सर? सही हो जाएगा। मतलब नन ऑफ दीज या नन ऑफ दी अबव क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। है गलत, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑल स्टेटमेंट्स क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज इन बिटवीन 250 to 750 माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस,
देन इट इज क्लासिफाइड एज, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे रखी है, ठीक है ना, किसमें दे रखी है, माइक्रो मोहो पर सेंटीमीटर, और वो भी 25 डिग्री सेल्सियस पर, तब जो हमारे पास वाटर है उसको हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग। इसकी एक टेबल है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन, अगर हम बात करेंगे तो माइक्रो मोहो पर सेंटीमीटर, और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो मेरे पास है क्या, क्लासिफिकेशन। क्या है सर, क्लासिफिकेशन। ये टेबल बहुत ही आसानी से आप लोग याद कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। किस तरीके से सर, आइए बात करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, अगर है वो है हमारे पास 100 से 250, किस में, यूनिट में, माइक्रो मोहो पर सेंटीमीटर, या फिर 250 से 750, या फिर 750 से 2250 और ग्रेटर देन 2250 माइक्रो मोहो पर सेकंड में इसकी यूनिट है हमारे पास। अब देखिए पहला जो हमारे पास है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी हमारे पास, 100 से 250, कितनी है, 100 से 250, किसमें, माइक्रो मोहो पर सेकंड में, बिल्कुल सही बात है, सॉरी माइक्रो मोहो पर सेंटीमीटर में। तो ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट हमारे पास कहीं ना कहीं क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई। उसके बाद बस अगर ये डेटा हमें याद है कि 100 से 250 पहला वाला है, तो देखिए सेकंड को हमने लास्ट वाले से स्टार्ट किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 750, क्या आ जाएगा हमारे पास, 750। आगे चलिए लास्ट वाली जो डिजिट है उसको उठा के यहाँ पे रखा, अगेन इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास कितना आ जाएगा, 2250 आ जाएगा, और लास्ट जो हमारे पास है वो लास्ट वाली जो है उससे क्या कर देंगे, ग्रेटर कर देंगे। तो हमारे पास जो रेंज आ गई वो आ गई 100 से 250, 250 से 750, 750 से 2250 और ग्रेटर देन 2250 माइक्रो मोहो पर सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन जो होगी, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है तो ये हमारे पास कहलाएगा कहीं ना कहीं क्या, लो सैलिनिटी वाटर। क्या कहलाएगा सर, लो सैलिनिटी वाटर, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा होता है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा होता है फील्ड के लिए। फिर अगर हम बात करेंगे, अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है अगर 250 से 750 के बीच में है तो वो कहलाएगा हमारे पास मीडियम सैलिनिटी वाटर। क्या कहेगा, क्या कहलाएगा, मीडियम सैलिनिटी वाटर। अगर हमारे पास 750 से लेके 2250 है तो ये हमारे पास कहलाएगा हाई सैलिनिटी वाटर। और अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास ग्रेटर देन 2250 है तो ये हमारे पास कहलाएगा वेरी हाई सैलिनिटी वाटर, जो कि विच इज नॉट यूज्ड फॉर इरिगेशन, विच इज नॉट यूज्ड फॉर इरिगेशन। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो उस वाटर को कभी भी इरिगेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर लो सैलिनिटी वाटर है हमारे पास तो वो तो वेल एंड गुड है, उसको तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे। और अगर हम बात करेंगे अगर हमारे पास मीडियम और हाई है तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट देके कहीं ना कहीं इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो उसको कभी भी हम लोग कहीं ना कहीं इरिगेशन में यूज़ नहीं करेंगे, इरिगेशन में यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। क्योंकि सैलिनिटी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बेसिक होगी तो वो कहीं ना कहीं क्या बना देगी, हमारे पास जो लैंड है उसको इनफर्टाइल बना देगी। क्या बना देगी, इनफर्टाइल, जो हम अभी बात कर चुके हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास जो रेंज है वो है 250 से लेके 750। क्वेश्चन में जो हमारे पास रेंज है वो कितनी है, 250 से लेके 750। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास मीडियम सैलिनिटी वाटर, जो कि हम लोग इस टेबल में देख चुके हैं, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्या, आउटलेट डिस्चार्ज फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप, आउटलेट डिस्चार्ज फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप इज गिवन बाई, आउटलेट डिस्चार्ज फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप इज गिवन बाई। अब देखिए आउटलेट जो डिस्चार्ज है हमारे पास उसकी बात हो रही है कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए वो क्या होगा। सबसे पहले तो जो डिस्चार्ज की बात हुई है, किसकी बात हुई है सर, डिस्चार्ज की बात हुई है, जो कि है हमारे पास किसमें, मीटर क्यूब पर सेकंड में। किसमें होता है हमारे पास डिस्चार्ज, मोस्टली क्यूब में, क्या मीटर क्यूब पर सेकंड। अब देखिए यहाँ से अगर हम जाएंगे तो हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाना चाहेंगे, हम लोग किसके थ्रू जाना चाहेंगे, ऑप्शन के थ्रू जाना चाहेंगे। लेकिन एक कंडीशन है सर, क्या है, एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है
कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों को डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है सर? डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। तो ये आउटलेट फैक्टर क्या होता है? तो आउटलेट जो फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं वो होता है हमारे पास क्या, वो होता है हमारे पास आउटलेट फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है ड्यूटी को। सर किसको रिप्रेजेंट करता है? ड्यूटी को रिप्रेजेंट ये करता है। ठीक है सर, अगर ये आउटलेट फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो जहाँ पे फील्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को जहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर जाके हम बात करेंगे तो जो आउटलेट फैक्टर होता है वो ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ड्यूटी को। मतलब कितने नंबर ऑफ हेक्टेयर्स को ये क्या कर सकता है? इरिगेट कर सकता है, अगर इसको कंटिन्यूसली मैच्योरिटी लेवल तक 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज दिया जाए। बिल्कुल। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो जो हमारे पास डिस्चार्ज होता है वो मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है, ये हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करेंगे पहला फॉर्मूला वैलिड बैठता है क्या? तो देखिए एरिया जो हमारे पास है, पहला फॉर्मूला क्या है या पहला जो रिलेशन है वो है एरिया अपॉन आउटलेट फैक्टर। पहला हमारे पास ये है। अब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो हमारे पास आउटलेट फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है साहब? ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया की अगर हम बात करेंगे तो मैंने ये ले लिया सर हेक्टेयर में। किस में ले लिया? हेक्टेयर में। ड्यूटी हमारे पास ऑलरेडी किस में होती है सर? हेक्टेयर पर क्यूमेक में। किस में होती है सर? हेक्टेयर पर क्यूमेक में। बात समझ आ गई? बिल्कुल। तो इसका मतलब हेक्टेयर से हेक्टेयर क्या हो जाएगा सर? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्यूमेक ऊपर पहुंच जाएगा और क्यूमेक ही हमारे पास क्या होता है सर? गंगाधरी शक्तिमान है। इसका मतलब क्यूमेक ही हमारे पास क्या है? मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या है हमारे पास? मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब डिस्चार्ज की जो हमारे पास यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकेंड या फिर क्यूमेक, वो हमारे पास आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है? बिल्कुल। जबकि अगर हमारे पास जो भी ऑप्शन है उनके थ्रू अगर हम जाएंगे, ये तो हमारे पास पहला जो ऑप्शन था वही फिट बैठ गया। नहीं तो अगर हम और ऑप्शन को अगर हम चेक करेंगे तो कभी भी हमारे पास जो यूनिट आएगी वो क्यूमेक में नहीं आएगी या फिर मीटर क्यूब पर सेकेंड नहीं आएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा सर? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ से बात समझ आ गई आप लोगों को? बिल्कुल। ध्यान रखने वाली बात ये थी बस कि आउटलेट जो फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको सर? ड्यूटी को। बस क्वेश्चन तो हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सर, इफ द स्ट्रेट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ ए लाइन्ड कैनाल विद सर्कुलर बॉटम ऑफ रेडियस आर मेक एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल कॉमा द पेरीमीटर ऑफ द कैनाल इज। द पेरीमीटर ऑफ द कैनाल इज। ठीक है सर, क्या बात बोलने चाह रहा है? अगर हम एक कैनाल की बात करेंगे, एक चैनल की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर है। ये हमारे पास क्या है? ट्रायंगुलर है। लेकिन जो उसका बॉटम है उसको ट्रायंगुलर नहीं लेके या कॉर्नर नहीं लेके उसको हम लोगों ने सर्कुलर प्रोवाइड करा दिया। किस टाइप को प्रोवाइड करा दिया सर? सर्कुलर हम लोगों ने प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर हम बात करेंगे ये कहीं ना कहीं हमारे पास है फ्री सरफेस लेवल। क्या है सर? फ्री सरफेस लेवल। मतलब वाटर यहाँ तक कहीं ना कहीं हमारे पास भरा हुआ है और ये जो हमारे पास फ्री सरफेस लेवल तक टॉप लेवल जो है हमारे पास वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्री बोर्ड को। किसको? फ्री बोर्ड को। मतलब यहाँ तक वाटर भरा जा सकता है, यहाँ तक वाटर भरा जा सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम बात करेंगे सर तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोगों ने मान लिया कि इसकी जो हमारे पास डेप्थ है वो है हमारे पास वाई। वो क्या है हमारे पास? वाई। या इसका डायमीटर हम लोगों ने क्या मान लिया? वाई, क्योंकि ये तो क्या है? सर्कुलर आर्क ले रखी है ना हमने। बिल्कुल। तो ये भी जो होगी हमारे पास वो भी क्या होगा? वाई होगा। और ये भी जो होगा सर्कुलर तक वो भी हमारे पास क्या होगा? वाई होगा। मान लीजिए जो फ्री सरफेस लेवल है उसका एंगल ये थीटा है हमारे पास और ये भी क्या है सर? हमारे पास थीटा है। दोनों एंगल हमारे पास क्या है? थीटा है। कॉर्नर जो हमने माने। ठीक है, फ्री सरफेस लेवल से जो हमारे पास साइड का एंगल है वो थीटा है। तो अगर हम बात करेंगे कि ये हमारे पास 90 डिग्री होगा, ये हमारे पास थीटा है, तो ये एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इस y का कंपोनेंट अगर हम इस साइड पे लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y cot थीटा। क्या आ जाएगा सर? y cot थीटा। बात समझ आ गई? बिल्कुल। तो ये मेरे पास y cot थीटा और ये भी कितना आ जाएगा? y cot थीटा। अगर मुझे एरिया निकालना है इसका, अगर मुझे क्या निकालना है सर? एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये दो ट्राइंगल है मेरे पास, एक ये ट्राइंगल हो गया, एक हमारे पास ये ट्राइंगल हो गया सर, और एक हमारे पास ये ट्राइंगल हो गया। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया प्लस जो सर्कुलर हमारे पास आर्क है उसका एरिया, इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो एरिया आएगा कहीं ना कहीं वो हमारे पास एरिया किसका आ जाएगा सर? वो आ जाएगा हमारे पास इफ द स्ट्रेट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगुलर सेक्शन ऑफ ए लाइन कैनाल विद सर्कुलर बॉटम ऑफ रेडियस आर, जिसके हम लोगों ने रेडियस आर मानी है,
y जो मैं लेके चला हूँ उसको क्वेश्चन में दे रखा है r, कितना दे रखा है सर, r दे रखा है, तो हम r ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये क्या हो जाएगा सर, r cot थीटा, क्या हो जाएगा, r cot थीटा हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा है सर क्या, पेरीमीटर, क्या पूछा है, पेरीमीटर। तो अगर हम पेरीमीटर की अगर हम बात करेंगे तो ये सारी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे दोनों का, अगर हम लोग एरिया निकाल लेंगे इन दोनों का, ट्रायंगल फर्स्ट, ट्रायंगल सेकंड और ये सर्कुलर आर्क, इन तीनों का अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा वो तो हमारे पास आ जाएगा कितना, आर स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। अब आप लोग सोच रहे होगा सर लेकिन यहाँ तो पेरीमीटर पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। तो बेटा बिल्कुल पेरीमीटर की हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो हम लोग कोरिलेट करेंगे वो करेंगे एरिया से। क्यों, क्योंकि वो कन्वीनियंट बनाएगा आप लोगों को। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पेरीमीटर की, ठीक है बिल्कुल। मैंने बोला कि जो एरिया निकल के आएगा वो ए इक्वल टू हुआ आएगा आर स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। अब सर ये तो आ गया एरिया, लेकिन हमारा तो जो मुद्दा है वो क्या है सर, वो है सर पेरीमीटर निकालना। क्या है, पेरीमीटर पी निकालना। तो देखिए जो एरिया आप लोगों के पास आया है उस एरिया का जो स्क्वायर है आपके पास उसको बस यहाँ पे ले आइए सर। तो इसका मतलब 2r थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आप लोगों के पास जो आ जाएगा सर वो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। मतलब जो एरिया है वो है आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा प्लस कॉट थीटा, और अगर पेरीमीटर की अगर हम बात करेंगे तो वो है हमारे पास उस स्क्वायर को हम लोग नीचे ले आए, इसका मतलब 2r थीटा प्लस कॉट थीटा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन क्या कराएंगी, सही कराएंगी। एग्जाम में जब भी आप बैठोगे, ठीक है ना, तो बहुत ही नर्वस आप लोग फील जो करते हो, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आप लोगों के क्वेश्चन क्या होंगे, सही होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसका मतलब यहाँ पे तो हम लोगों से पेरीमीटर पूछा था, तो ऑप्शन हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा जी क्या, 2r थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, 2r थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमारे पास पेरीमीटर हो चुका है। अब सर अगर मुझसे एरिया का पूछ लिया तब वो भी आसान है बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सेम क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें क्या पूछा है हमसे, एरिया पूछा है। इफ स्ट्रेट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ ए लाइन्ड कैनाल विद सर्कुलर बॉटम ऑफ रेडियस आर, कॉमा मेक एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज, द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज। तो अगर हम बात करेंगे एरिया की, तो एरिया भी मैंने क्या बताया था आप लोगों को, वो बताया था मैंने आर स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या बताया था, आर स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसमें हो जाएगा वो अगेन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है ए रिवर इज सेड टू बी ऑफ, ए रिवर इज सेड टू बी ऑफ एग्रेडिंग टाइप इफ इट बिल्ड्स अप इट्स बेड इज सर्टेन स्लोप। अगर हम बात करेंगे एग्रेडिंग टाइप हमारे पास जो है वो रिवर किस टाइप की है, तो देखिए अगर हम बात करें कि जो हमारे पास बैड स्लोप है, किसी भी जो फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है उसके कारण अगर बैड स्लोप बढ़ती जा रही है, सिल्टिंग के कारण अगर बैड स्लोप बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एग्रेडिंग टाइप रिवर। क्या बोलेंगे, एग्रेडिंग टाइप रिवर इफ इट बिल्ड्स अप इट्स बेड ऑफ ए टू ए सर्टेन स्लोप। तो फिर सर डिग्रेडिंग किसको बोलेंगे, तो डिग्रेडिंग में क्या हो जाएगा कि जो स्लोप होगी हमारे पास सिल्टिंग के कारण, तो वो क्या होती जाएगी, स्कोरिंग के कारण वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो एग्रेडिंग के कारण बढ़ रही है, जबकि अगर हम बात करेंगे डिग्रेडिंग के कारण तो वो क्या हो रही है, कम हो रही है। थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है, मतलब ये भी सही है बिल्कुल, ये भी सही है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, इट बिल्ड्स अप इट्स बेड इज सर्टेन स्लोप, मतलब बढ़ा रहा है। और अगर डिग्रेडिंग की अगर हम बात करेंगे तो इफ इट कट्स इट्स बेड टू ए सर्टेन स्लोप, इसमें क्या हो रही है, स्लोप क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है बिल्कुल। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो मींडरिंग टाइप इफ इट फ्लोज इन ए साइनुअस कर्व, मतलब साइन की जो हमारे पास कर्व होती है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनुअस कर्व बोलते हैं। साइनस की जो कर्व होती है, जो कि हम लोगों को अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिखाई देती है, साइन कर्व इस तरीके से हम लोगों को दिखाई देती है, जो कि कहीं ना कहीं शो करती है मींडरिंग को। किसको शो करती है सर, मींडरिंग को, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि रिवर जो होती हैं वो इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी जाती है। तो ये जो हमारे पास कर्व है साइन कर्व, और जो मींडरिंग है हमारे पास, ये मींडरिंग है हमारे पास, वो क्या है, सेम है। वो क्या है सर, सेम है। जो रिवर हमारे पास टेढ़ी मेढ़ी होती है उसी को क्या बोला जाता है सर, मींडरिंग बोला जाता है,
ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब इन दोनों की जो शेप आ रही है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी क्या है सर, सही है। मेंडिंग टाइप इफ इट फ्लोज इन ए साइनुअस कर्व, ठीक है, बिल्कुल। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए ग्रेविटी डैम द फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड फॉर ओवरटर्निंग ऑफ ए डैम शुड बी एटलीस्ट। हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होना चाहिए वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए। तो देखिए अगर हम डैम की बात करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो क्या है सर, हमारे पास एक डैम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, वाटर है, हमारे पास क्या है सर, वाटर है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसी शेप दिखाई दे रही होगी पैर की तरह, किसकी तरह, पैर की तरह दिखाई दे रही है, बिल्कुल। इसीलिए अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा पंजा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉ बोलते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। और जो एडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास डैम है, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, उसकी ये तो क्या हो गई, हील हो गई, और वो क्या हो गई सर, टॉ हो गई, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे किसकी हो रही है, ओवरटर्निंग की। किसकी बात हो रही है सर, ओवरटर्निंग की। ओवरटर्निंग का मतलब होता है किसी भी चीज का पलट जाना, किसी भी चीज का पलट जाना। अब देखिए अगर इसके पलटने की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए जो इसका रजिस्टिंग मूवमेंट होगा, जो इसका एक तो ओवरटर्निंग मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ओवरटर्निंग जो मूवमेंट होगा वो एक तो इसके वाटर के कारण होगा। किसके कारण होगा सर, वाटर के कारण होगा। प्लस वाटर स्ट्राइक करेगा क्योंकि इसको, बिल्कुल वाटर के कारण होगा। प्लस वेव्स के कारण होगा, जो भी विंड चल रही है उसके कारण होगा, बिल्कुल ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा उसको। प्लस अगर हम बात करें जो भी सिल्ट यहाँ पे इकट्ठी होगी वो भी क्या करेगी, इसको कहीं ना कहीं ओवरटर्न करने की कोशिश करेगी। तो हमारे पास ओवरटर्निंग जो मूवमेंट होगा वो हमारे पास होगा कहीं ना कहीं ये, हमारे पास इस डायरेक्शन में इसको क्या करेगा, वो ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये होगा हमारे पास ओवरटर्निंग मूवमेंट। जबकि अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास दूसरा जो मूवमेंट होगा हमारे पास वो होगा कहीं ना कहीं रजिस्टिंग मूवमेंट। कौन सा होगा, रजिस्टिंग मूवमेंट, जो कहीं ना कहीं हमारे पास वेट है, किसका, जो हमारे पास वेट है डैम का, वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, इसको रजिस्ट करेगा। जो वेट है डैम का वो इसको क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। तो जो हमारे पास ओवरटर्निंग मूवमेंट है वो, और जो हमारे पास रजिस्टिंग मूवमेंट है वो अगर उन दोनों का जो रेशियो है हमारे पास, वो कहीं ना कहीं क्या कहलाता है हमारे पास, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इन ए ग्रेविटी डैम द फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड फॉर ओवरटर्निंग ऑफ डैम शुड बी एटलीस्ट, कम से कम कितना होना चाहिए। तो जो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो मिनिमम होना चाहिए सर 1.5। ओवरटर्निंग के केस में हमारे पास मिनिमम कितना होना चाहिए, 1.5 होना चाहिए। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। बात समझ आ गई, बिल्कुल। तो जो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कितना होना चाहिए सर, मिनिमम हमारे पास 1.5। क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ क्या सर, एटलीस्ट। होने का हमारे पास 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि मिनिमम हमारे पास कितना होना चाहिए तो वो होना चाहिए 1.5 हमारे पास एटलीस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, द एरियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रेन स्टॉर्म आर रिप्रेजेंटेड बाय ए। जो हमारे पास एरियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं रेन स्टॉर्म की, वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती हैं, डीएडी कर्व के द्वारा, हेट्रोग्राफ के द्वारा, मास कर्व के द्वारा, या फिर डबल मास कर्व के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे पास एरियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्टॉर्म की या रेन स्टॉर्म की, वो रिप्रेजेंट की जाती हैं डीएडी कर्व के द्वारा। किसके द्वारा की जाती हैं सर, डीएडी कर्व के द्वारा वो रिप्रेजेंट की जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल। डीएडी कर्व क्या होती है सर, तो डीएडी जो कर्व होती है सर हमारे पास वो होती है डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। क्या होती है सर, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, ये होती है सर हमारे पास डीएडी कर्व। क्या होती है सर, डीएडी कर्व, मतलब डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, ठीक है, बिल्कुल। मतलब क्या बताती है ये कर्व कि कितने समय में, ड्यूरेशन का मतलब क्या हो गया, समय, टाइम, कितने समय में कितने एरिया में हमारे पास कितनी डेप्थ तक हमारे पास जो स्टॉर्म है वो रहा या रेन स्टॉर्म रहा। मतलब मैंने क्या बोला
कितने समय में, मतलब कितनी ड्यूरेशन में, कितने एरिया में, कितने पर्टिकुलर एरिया में और कितने डेप्थ में, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास डेप्थ में आ चुका है, वो बताती है सर डीएडी कर्व। क्या बताती है? डीएडी कर्व। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऑप्शन नंबर जो ए है हमारे पास वो क्या हो चुका है सर? सही हो चुका है। सेकंड है हमारे पास हिट्टोग्राफ। हिट्टोग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास जो बताता है वो रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच का क्या होता है सर? ग्राफ होता है। रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ होता है। इसका मतलब ये एरियल कैरेक्टरिस्टिक्स को तो शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया सर? गलत हो गया। मास कर्व की अगर हम बात करेंगे तो मास कर्व जो होती है वो प्रीवियस जितने भी डेटाज होते हैं, प्रीवियस जितने भी डेटाज होते हैं, जो भी स्टॉर्म या रेन स्टॉर्म हुआ था उसके जो भी डेटाज होते हैं उनको कलेक्ट करके कहीं ना कहीं एक कर्व बनाई जाती है और एनालिसिस किया जाता है कि कितनी बारिश हुई है प्रीवियस ईयर्स में, तो उसको बोलते हैं मास कर्व। क्या बोलते हैं सर? मास कर्व। इसका मतलब वो भी एरियल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं कर रही है। और डबल मास कर्व जो होती है वो होती है कहीं ना कहीं कि जो हमारे पास मास कर्व है, मतलब जो प्रीवियस डेटास के थ्रू बनाई गई है वो, और एक साल में लेके अगर हम कहीं ना कहीं एक कर्व को बनाएं और उन दोनों को अगर हम कर्व कंपेयर करें तो वो क्या कहलाएगी? हमारे पास डबल मास कर्व कहलाएगी, जो कि अगेन एरियल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं कर रही है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितने एरिया में कितनी डेप्थ में हमारे पास रेन स्टॉर्म हुआ, तो वो केवल शो कर रही है या रिप्रेजेंट कर रही है डीएडी कर्व। कौन शो कर रही है सर? डीएडी कर्व केवल क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है, उसको शो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है एक कैचमेंट कंसिस्ट ऑफ 40% एरिया विद रन ऑफ कोफिशिएंट 0.30 विद रिमेनिंग 60% एरिया with runoff coefficient 0.50, the equivalent runoff coefficient will be, the equivalent runoff coefficient will be, equivalent runoff coefficient पूछ रहा है सर। तो देखिए आइए कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। 40% एरिया दिया हम लोग को, ठीक है। रन ऑफ कोफिशिएंट हम लोग को पहले वाले का दे रखा है। एक कैचमेंट एरिया है जिसमें 40% हमारे पास रन ऑफ है इस कोफिशिएंट के साथ, ठीक है ना, 0.30 कोफिशिएंट के साथ, और रिमेनिंग जो है हमारे पास 60% एरिया, उसका रन ऑफ कोफिशिएंट जो है हमारे पास वो है 0.50, ठीक है ना। दोनों का हमारे पास जो रन ऑफ कोफिशिएंट है वो अलग अलग है। रन ऑफ कोफिशिएंट का मतलब होता है कि हमारे पास जो वाटर कहीं ना कहीं सरचार्ज की तरह फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर लैंड पर, ठीक है। द इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट पूछा उसने, इसका मतलब अगर हम बात करेंगे रन ऑफ कोफिशिएंट जो क्या है हमारे पास कैसा? इक्विवेलेंट, जो क्या है हमारे पास सर जी कैसा? इक्विवेलेंट। तो ये जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा हमारे पास कितना एरिया है, इसका मतलब 40%, तो 0.40 बिल्कुल, इनटू अगर हम बात करेंगे कि रन ऑफ कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, तो वो है हमारे पास 0.30। इस पर्टिकुलर एरिया का जो रन ऑफ कोफिशिएंट है वो है 0.30, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अगर हम लोगों को इक्विवेलेंट निकालना है, प्लस 0.60 इनटू वो कितना रन ऑफ कोफिशिएंट है हमारे पास 0.50। इसका मतलब ये हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास कहीं ना कहीं कितना 0.12 प्लस 0.30। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.42। कितना आ जाएगा सर? 0.42 हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट आ जाएगा। 0.42 हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? क्वेश्चन ये बोलना चाहता है सर कि एक हमारे पास रन ऑफ हो रहा है, अगर हम बात करेंगे कि पहला वाला सेक्शन जो है हमारे पास, अगर हम बात करेंगे कि ये हमारे पास रन ऑफ हो रहा है, इसमें से पहला वाला जो सेक्शन है हमारे पास उस जिसका एरिया है हमारे पास 40% और जो हमारे पास रन ऑफ कोफिशिएंट है आरएफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वो है हमारे पास कितना 0.30। दूसरा जो हमारे पास एरिया है जिसमें हमारे पास कहीं ना कहीं रन ऑफ हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, उसका एरिया है हमारे पास 60% और रन ऑफ जो हमारे पास कोफिशिएंट है RF1 RF2 वो है हमारे पास 0.50। तो अगर बात की जाए कि ये पूरा जो एरिया है जो 60% और जिसका हमारे पास RF.30 है और जो 60% है हमारे पास जिसका RF कितना है 0.50 है, इनका अब इक्विवेलेंट हमारे पास कोफिशिएंट जो होगा या रन ऑफ कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? तो जितना हमारे पास एरिया इनटू RF उसका प्लस जितना हमारे पास सेकंड जो रिमेनिंग एरिया था इनटू उसका RF, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा
जो हमारे पास इक्विवेलेंट रन ऑफ कोएफिशिएंट होगा वो हमारे पास आ जाएगा, जो कि आया हमारे पास कितना 0.42। कुछ दिख रहा है ऑप्शन में ऐसा? हाँ सर, तो बिल्कुल 0.42 हमारे पास ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द वाटर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल वाटर होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है हमारे पास पहला ऑप्शन दे रखा है हम लोगों को हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्या है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो कि क्या हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक जो हमारे पास वाटर होता है वो कभी भी प्लांट्स के लिए यूज नहीं होता है। जो हमारे पास सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स को जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, मतलब सॉइल की जो सरफेस होती है या एक पार्टिकल की जो सरफेस होती है उस पर जो ऊपर चिपका हुआ वाटर होता है उसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोला जाता है, जो कि बहुत ही टाइटली बाउंड होता है कहीं ना कहीं सॉइल पार्टिकल से। इसका मतलब ये प्लांट को बिल्कुल अपना पानी नहीं देगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड अगर हम बात करेंगे, सेकंड है केमिकल वाटर। सेकंड क्या है सर? केमिकल वाटर। केमिकल वाटर कहीं ना कहीं वो वाटर होता है जहां से हमारे पास सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है और जो क्रिस्टलाइन वाटर होता है जिससे हमारे पास सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि उसके स्ट्रक्चर में अंदर तक धसा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल वाटर। तो ये भी कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा। थर्ड जो हमारे पास वाटर है वो है हमारे पास ग्रेविटी वाटर। क्या है? ग्रेविटी वाटर। ये वाटर अगर हम बात करें तो इसकी फ्लो की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और जो कहीं ना कहीं हमारे पास मैक्रो जो हमारे पास पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब जो हमारे पास छिद्र होते हैं कुछ, मैक्रो मतलब बड़े साइज के, उनमें से जो वाटर हमारे पास जल्दी इजीली ड्रेन आउट हो जाता है, उस वाटर को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेविटी वाटर। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी वाटर। जो वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा मतलब नीचे निकल जाएगा, तो कहीं ना कहीं हेल्प नहीं करेगा किसमें सर, प्लांट्स की ग्रोथ में। नेक्स्ट हमारे पास जो बचता है वो है हमारे पास कैपिलरी वाटर, जो कि सही आंसर है बिल्कुल। कैपिलरी वाटर कहीं ना कहीं हमारे पास वो वाटर होता है जो कि प्लांट की ग्रोथ में क्या करता है सर, हेल्प करता है। प्लांट की ग्रोथ में क्या करता है सर, हेल्प करता है। कैपिलरीज के थ्रू ये क्या करता है, ऊपर की तरफ हमारे पास अपलिफ्ट होता है और प्लांट की ग्रोथ में क्या करता है सर, हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो है हमारे पास क्या है सर, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो है हमारे पास वो ज्यादा है, इज मोर देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल, देन द इनफिल्ट्रेशन रेट विल बी। अगर हम बात करेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो है हमारे पास, मतलब जो बारिश गिर रही है वो कहीं ना कहीं क्या है सर, ज्यादा है। वो कहीं ना क्या है, ज्यादा है, मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है, बारिश बहुत तेज हो रही है। मोर देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो सॉइल है, अगर हम बात करेंगे इस सॉइल में हमारे पास जो भी हमारे पास ये वाटर जो आएगा वो कितना हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पे ड्रेन आउट हो सकता है, इसमें जा सकता है। तो हमारे पास इंटेंसिटी जो है हमारे पास रेनफॉल की वो क्या है सर, ज्यादा है, जबकि किससे, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, सॉरी रेनफॉल की जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, किससे, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से। तो वो पूछ रहा है कि इनफिल्ट्रेशन जो रेट होगा वो कितना होगा। इनफिल्ट्रेशन जो रेट होगा वो मैक्सिमम जो हो सकता है, वो हो सकता है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर। वो क्या, किसके बराबर हो सकता है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनफिल्ट्रेशन जो हमारे पास कैपेसिटी होती है वो होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जिसको सॉइल क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जिसको सॉइल क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, तो वो होती है हमारे पास इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो अगर बात करेंगे कि इनफिल्ट्रेशन रेट कितना होगा, कि कितने रेट से यहाँ से वाटर हमारे पास एब्जॉर्ब होगा या कहीं ना कहीं निकलेगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर सर, इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। किसके बराबर हो सकता है, मैक्सिमम इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, क्योंकि इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता सर। ये तो क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि सॉइल क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। बात समझ आ गई? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, द फ्लड डिस्चार्ज क्यू इन क्यूमेक्स अकॉर्डिंग टू डाइकन्स फॉर्मूला इज गिवन बाय। फ्लड डिस्चार्ज के लिए अगर हम बात करेंगे तो कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास होते हैं कि जो भी हमारे पास फ्लड हो रहा है किसी पर्टिकुलर जगह पर, वहाँ पे डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाए।
तो वहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास कौन सा फॉर्मूला, डिकन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है सर, डिकन्स या फिर डाइकन्स फॉर्मूला, जो कि हमारे पास फ्लड डिस्चार्ज को बताता है, जो कि Q इक्वल टू हमारे पास कितना होता है सर, Q इक्वल टू हमारे पास जो होता है वो होता है सर हमारे पास C इंटू ए की पावर 3/4। कितना होता है, Q इक्वल टू C इंटू ए की पावर 3/4। सर ये डायरेक्ट याद करना है क्या, करना तो याद ही है, लेकिन हम एक कोरिलेशन यहाँ पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे सर, एक कोरिलेशन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए मैंने जो फॉर्मूला बोला वो बोला मैंने डाइकन्स फार्मूला। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कितने अल्फाबेट हैं यहाँ पे, 1 D हो गया, 2 I हो गया, 3 C हो गया, 4 K हो गया, E हो गया 5 और 6 हो गया N और S हो गया 7। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो अल्फाबेट हैं वो कितने हैं, 7। फॉर्मूला जो है हमारे पास वो C a की पावर 1/2, C a की पावर 3/4, C a की पावर 1/4 और C a की पावर 5/6। ये हमारे पास फॉर्मूला है। एग्जाम में अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों को क्या चाहिए, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ साहब, लेकिन क्वेश्चन क्या होना चाहिए साहब, सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूंगा Q इक्वल टू C इंटू ए की पावर 3/4, जहां पे C जो होता है हमारे पास वो कांस्टेंट होता है, और अगर A की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है हमारे पास सब क्या, कैचमेंट एरिया। ए जो है होता है हमारे पास वो क्या होता है सब, कैचमेंट एरिया। तो C कांस्टेंट इंटू एरिया की पावर 3/4। मैंने बोला कि जो डाइकन्स नाम हैं उसमें कितने अल्फाबेट हैं, 7। तो ए की जो पावर है वो 3/4 है। हमें हम लोगों को कैसे याद रखना है कि 3 + 4 जो होते हैं वो भी कितने होते हैं सर जी, 7। 3 + 4 जो होते हैं वो भी कितने होते हैं, 7। इस तरीके से आप कोरिलेट करके अगर सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली जो आप लोगों के चांसेस जो हो जाएंगे एग्जाम्स में क्वेश्चन को कम गलत करने के, ठीक है ना, गलत करने के वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बात समझ आ गई, बिल्कुल। इसका मतलब अगर हम लोग डाइकन्स फार्मूला की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोगों को C की पावर कितनी देखनी है, 3/4, क्योंकि 3 + 4 मिलकर 7 होता है। कहीं ना कहीं रीजनिंग के थ्रू जैसे साम दाम दंड भेद जो लग रहा है आप लोगों को याद होना चाहिए सर, क्योंकि जेई और ए ये नहीं पूछता कि क्वेश्चन कहाँ से सही हुआ, आप लोगों की रीजनिंग वहां पे काम आएगी। तो 3 + 4 = 7, और डाइकन्स की अगर हम बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सर ये केवल यही एप्लीकेबल है, एक और फॉर्मूला हमारे पास वहां पे भी ये क्या होगा सर, एप्लीकेबल होगा। वो है हमारे पास फ्लड डिस्चार्ज का, ये अकॉर्डिंग टू राइवेज फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग फ्लड्स द पीक डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। पीक डिस्चार्ज जो होगा हमारे पास वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए की पावर कितनी होगी, ये पूछना चाह रहा है कभी, यही तो पूछना चाह रहा है सर, बिल्कुल। तो अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका नाम क्या है सर, वो है हमारे पास राइवेज फॉर्मूला, यही तो है, बिल्कुल। यहाँ पे कितने अल्फाबेट हैं बेटा, 1 2 3 4 और 5। कितने, 1 2 3 4 और 5। एक R हो गया, B Y हो गया, 3 V हो गया, E 4 हो गया और 5 S हो गया, ठीक है सर। इसका मतलब अब हम लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी चीज देखनी है जो कि एडिशन से क्या हो रही हो, 5 हो रही हो, एडिशन से क्या हो रही हो, 5 हो रही हो। तो देखो ऐसा कोई दिखाई दे रहा है, हाँ, a की पावर 2/3 जो है वो क्या है, a की पावर 2/3 सही हो जाएगा, क्योंकि 2 + 3 = कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 + 3 = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, बिल्कुल। आपके पास एक जो तरीका है वो या तो ये है कि आप लोग बहुत अच्छे से मेमोराइज कीजिए इनको, ठीक है ना, कि डाइकन्स का फॉर्मूला ये होता है, राइवे का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। एक तो तरीका ये हो गया जो कि आप लोग जनरली करते हो, और दूसरा तरीका ये हो गया कि कहीं ना कहीं उन्हीं के नाम में से हम लोग क्या करें, उनकी कोडिंग निकालें और उनको आसान बना लें, क्योंकि ये गारंटी अब मैं ले रहा हूँ कि अगर यहाँ पे अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो गारंटेड आप लोग गलत नहीं करके आओगे, क्योंकि आप लोगों के सामने मैं हूँगा वहाँ पे एग्जाम्स में। जब भी आप मुझे याद करोगे ना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो मैं आप लोगों से आशा कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, which of the following characteristics of the rainstorm can be completely describe the rainfall at a place। मतलब अगर हम बात करेंगे characteristics of the rainstorm की, तो उसको completely describe करने के लिए रेनफॉल को किस चीज की जरूरत है, ठीक है, या किस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इंटेंसिटी ऑफ द रेन ये हम लोगों को पता होनी चाहिए। अगर हम लोगों को क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक बतानी है किसकी, रेन स्टॉर्म की, कि बारिश तेज हो रही है या धीमे हो रही है, अगर ये हम लोगों को बताना है, ठीक है ना, या किस टाइप की बारिश हो रही है, रेन स्टॉर्म है, तो हम लोगों को इंटेंसिटी पता होनी चाहिए रेन की, बिल्कुल सही बात है। ड्यूरेशन कितने टाइम तक हुई है, बिल्कुल सही बात है, ये भी पता होना चाहिए। हेक्टोग्राफ की अगर हम बात करेंगे, जो कि हमारे पास किस किस को बताता है, रेनफॉल
इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है तो उसको बताता है हिस्टोग्राफ। तो रेनफॉल इंटेंसिटी जब हम लोगों को पता होनी चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए हमें पता होनी चाहिए, तो इनडायरेक्टली हम लोग को हिस्टोग्राफ क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसका मतलब रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये भी क्या है सर, सही है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेन मतलब कितने कितने ड्यूरेशन के बाद, कितने कितने समय के बाद ऐसी बारिश हो रही है, ठीक है ना, या कितना हमारे पास रेन स्टॉर्म आ रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद, मतलब कितना ड्यूरेशन के बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, ये हो गया। तो अगर हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करनी है किसकी, रेन स्टॉर्म की, अगर हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करनी है रेन स्टॉर्म की, तो हम लोगों को ये चारों चीजें क्या होनी चाहिए सर, पता होनी चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, तो वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से नहीं होते, ऑल ऑफ द अबव होता, तो वो क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, पेनमान्स इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। पेनमान्स की जो इक्वेशन होती है वो किस पे बेस्ड होती है तो देखिए सर, पेनमान्स की जो इक्वेशन होती है वो कहीं ना कहीं शो करती है किस चीज को सर, इवापोरेशन रेट को, इवापोरेशन या इवापो ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन या फिर इवापो ट्रांसपिरेशन को ये क्या करती है सर, ट्रांसपिरेशन को ये क्या करती है, शो करती है। फ्रॉम द फ्री वाटर सरफेस, फ्रॉम द फ्री वाटर सरफेस, कहां से सर, कि एक अगर फ्री वाटर सरफेस है हमारे पास, तो वहां से अगर इवापोरेशन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हीट की वजह से कहीं ना कहीं हमारे पास इवापोरेशन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वाटर जो है हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। या अगर हम बात करें इवापो ट्रांसपिरेशन, मतलब जो हमारे पास रेन स्टॉर्म से जो वाटर हमारे पास आया है, अगर वो पेड़ पौधों पे ही अगर वो रह गया है, जमीन तक नहीं पहुंचा, सॉइल तक नहीं पहुंचा, तब वहां से इवापोरेशन भी हो रहा है और ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है। तो वो जो हमारे पास फिनोमेना है वो बताता है कौन, पेनमान्स इक्वेशन। कौन बताता सर, पेनमान्स इक्वेशन। एक तो ये क्वेश्चन यहां से जानने वाला था। दूसरी अगर बात की जाए कि वो बेस्ड किस पे है सर, ये काम किस किस चीज पे करती है, तो देखो अगर इवापोरेशन की अगर हम बात करें या इवापो ट्रांसपिरेशन की अगर हम बात करें, तो ये दोनों ही जो हमारे पास चीज हैं, अगर इवापोरेशन होगा तो मास में चेंज होगा, इवापोरेशन अगर होगा तो मास में चेंज होगा, और दूसरी चीज किस में चेंज होगा, एनर्जी में चेंज होगा। किस में चेंज होगा सर, एनर्जी में चेंज होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फॉर्म है किसी पर्टिकुलर मैटर की वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और ऐसा हम लोग 12th से बचपन से पढ़ते आए कि कहीं ना कहीं एनर्जी जो होती है वो कभी खत्म नहीं होती, वो एक से दूसरा रूप ले लेती है। इसका मतलब अगर हम लोगों ने बात की कि जो हमारे पास वाटर है वो कहीं ना कहीं कंडेंस होकर हमारे पास वो कहीं ना कहीं इवापोरेट होकर हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो चुका है, गैस में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है, कन्वर्ट हुई है, और मास भी यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस होगा या फिर कम होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। इसका मतलब अगर हम बात करें तो हमारे पास पेनमान्स की जो इक्वेशन है वो बेस्ड है किस पे, एनर्जी बजटिंग इक्वेशन पे, या एनर्जी बजटिंग पे, और या फिर मास ट्रांसफर पे। इन दोनों पे ये क्या है सर, बेस्ड है। रट लेना, इस बार ये क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिल सकता है। बात समझ आ गई, बिल्कुल। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास ये एनर्जी बजटिंग और मास ट्रांसफर दोनों पे क्या है सर, बेस्ड है। कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फेवरेट क्वेश्चन जो कि टेबल से होता है। ग्रुप 1 मतलब ये कंटेन्स पैरामीटर्स एंड ग्रुप सेकंड लिस्ट मेथड ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंट, किसको कंटेन कर रहा है, मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट को कंटेन कर रहा है। अब हम लोगों को क्या कराना है, द करेक्ट मैच ऑफ ग्रुप फर्स्ट विद ग्रुप सेकंड इज, ठीक है सर, मैच कराना है बेसिकली हम लोग को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करेंगे तो देखिए इस टाइप के अगर क्वेश्चन हुआ करें तो आप लोग बिल्कुल ऑप्शन के थ्रू पहले जाया कीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप सारों को कहीं ना कहीं कोरिलेट करने लग जाओ तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और हम लोगों के पास टाइम वहाँ पे कम होता है थोड़ा सा, बिल्कुल। तो अगर बात की जाए यहाँ तो हालांकि हम सारा ही डिस्कस करेंगे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। करंट मीटर जो होता है सर वो यूज़ होता है ओपन चैनल फ्लो में। करंट मीटर जो होता है वो ओपन चैनल फ्लो में यूज़ होता है, और क्या मेजर करता है वो मेजर करता है सर स्ट्रीम फ्लो की वेलोसिटी को। किसको मेजर करता है, स्ट्रीम फ्लो की वेलोसिटी को। करंट मीटर इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे
तो विंड वेलोसिटी के लिए, किसके लिए, विंड वेलोसिटी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है एनेमोमीटर। कौन सा यूज होता है सर, एनेमोमीटर। अब देखिए P का 4 इन दोनों में मिल रहा है, और अगर हम बात करेंगे S का फर्स्ट, तो S का फर्स्ट भी इन दोनों में मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन सेट करने वाले ने, ठीक है ना, आप लोगों से पहले दिमाग लगा लिया है, ठीक है ना। ऐसा भी आप लोगों के साथ होगा एग्जाम में कि आप लोग इसको, लेकिन स्टार्टिंग, हाँ स्टार्टिंग जो आप लोगों को करनी है ऐसे क्वेश्चन की वो यहीं से करनी है, कि कहीं ना कहीं आप ऑप्शन को चेक करते चलोगे साथ साथ, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनफिल्ट्रेशन रेट, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं सर, इनफिल्ट्रेशन रेट की हम लोग बात कर रहे हैं। और दूसरा है हमारे पास इवोपो ट्रांसपिरेशन रेट, किसकी बात कर रहे हैं, इवोपो ट्रांसपिरेशन रेट। तो इवोपो ट्रांसपिरेशन रेट तो हम लोग अभी देख के आए, किससे देखा था, पेनमान्स मेथड से। इसका मतलब Q का जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, तो Q का सेकंड मतलब ये हो गया। और इनफिल्ट्रेशन रेट की अगर हम बात करेंगे तो वो है हमारे पास हॉर्टन्स मेथड। कौन सा है, हॉर्टन्स मेथड। इसका मतलब R का जो हमारे पास हो जाएगा सही, वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग जो करनी है, बेसिक जो याद रखना आप लोगों को, वो स्टार्टिंग इसी तरीके से करनी है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द एरिया बिटवीन द आइसोहाइड्स, ठीक है ना, आइसोहाइड्स 45 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर इज 100 स्क्वायर किलोमीटर, एंड बिटवीन 55 सेंटीमीटर एंड 65 सेंटीमीटर इज 150 स्क्वायर किलोमीटर। The average depth of annual precipitation over the above basin of 250 square kilometer will be। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि हमारे पास दो पर्टिकुलर एरिया है हमारे पास, एक है 100 स्क्वायर किलोमीटर का और दूसरा हमारे पास 150 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है। उनमें हमारे पास जो आइसोहाइट्स हैं, मतलब रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम का जो हमारे पास कहीं कहीं रिलेशन है, उससे हमारे पास आइसोहाइट्स जो आए हैं, आइसोहाइट मतलब हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो है हमारे पास 45 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है कि ये हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, बिल्कुल। ये हमारे पास जो एरिया है वो है हमारे पास A1, जो हम लोगों को दे रखा कितना, 100 किलोमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया A2 है जो कि हम लोगों को दे रखा कितना, 150 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है सर, 150 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर हम बात करेंगे तो जो हम लोगों को आइसोहाइट्स दे रखे हैं, ये हम लोगों को दे रखा है 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बिल्कुल। D1 मान लेते हैं इसको। D2, ये वाला आइसोहाइट जो हम लोगों को दे रखा है D2, वो दे रखा है 55 सेंटीमीटर। और D3 जो हम लोगों को दे रखा है वो दे रखा है हम लोगों को D3 65 सेंटीमीटर। कितना दे रखा सर, 65 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर एरिया है A1 A2 और उनके आइसोहाइट्स हम लोगों को करस्पॉन्डिंग दे रखे हैं, ठीक है। हम लोगों से क्या पूछा है, हम लोगों से पूछा है एवरेज डेप्थ ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं कितना हमारे पास उस पर्टिकुलर एरिया में हमारे पास क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन स्टॉर्म एवरेज कितना है वो पूछा है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन की या डेप्थ की, अगर हम बात करेंगे, जिसको अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ D से, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, D से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास क्या, एरिया A1 इंटू D1 प्लस A2, नहीं एवरेज आइसोहाइट्स दे रखे ना हम लोग को, बिल्कुल। तो A1 ब्रैकेट में D1 प्लस D2/2 प्लस A2 इंटू D2 प्लस D3/2 अपॉन A1 प्लस A2, अपॉन क्या हो जाएगा सर जी, A1 प्लस A2, ये हमारे पास हो जाएगा। पुट कीजिए, अगर हम बात करेंगे फर्स्ट दे रखा है हम लोगों को 100 इंटू 45 और 55, तो 45 प्लस 55/2 प्लस A2 मतलब 150 इंटू 55 प्लस 65/2, ठीक है, बिल्कुल। टोटल स्क्वायर एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 प्लस 150, इसका मतलब 250 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है सर। अगर हम बात करें 0 से 0 हम लोगों ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और अगर हम बात करें तो ये 2 होगा, 5 से कैंसिल किया मैंने, ये 5 होगा और ये 3 होगा, तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 100 हो जाएगा ये, इसका मतलब ये 50 हो गया, प्लस ये 3 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0
120, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा सर 60 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर दिया मैंने, ठीक है ना, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसान बना रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 5, ठीक है बिल्कुल। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर, ये आएगा हमारे पास 100 प्लस ये हमारे पास आ गया 180 डिवाइडेड बाई 5, इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 280 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, तो इसका मतलब 30 हो गया, तो 56। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना सर 56, इसका मतलब आंसर हमारे पास जो हो गया वो कितना हो गया सर 56। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जिनमें कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आप लोग सेल्फ ही कर सकते हो, आप लोगों को कैलसी की नीड नहीं हो, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है बिल्कुल, लेकिन आप लोगों को आने चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी गलत होते हैं और इससे आप लोग कहीं ना कहीं बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हो, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन वो है द रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी P एंड रिकरेंस इंटरवल T इज गिवन बाई। रिकरेंस इंटरवल जो होता है हमारे पास वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है रिटर्न पीरियड को, किसको सर, रिटर्न पीरियड को वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि कितना हमारे पास रिटर्न पीरियड है उसको रिप्रेजेंट करता है रिकरेंस इंटरवल, ठीक है ना, कितने हमारे पास पीरियड के बाद कितने टाइम के बाद हम लोगों को रिटर्न मिल रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कि कोई भी हमारे पास जो रेन स्टॉर्म है वो कितने पीरियड बाद हम लोगों को मिल रहा है और उस रेन स्टॉर्म की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हमारे पास जो रिलेशन होता है वो होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी और रिटर्न पीरियड हम लोग बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं रिकरेंस इंटरवल, इन दोनों में जो हमारे पास क्या है रिलेशन क्या है। तो देखिए अगर हम बात करें, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कोरिलेट करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा बोला जाता है, ऐसा गवर्नमेंट भी बोलती है और सब लोग बोलते हैं कि एक अच्छी आदत है कि लाइफ में एक बार प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए या लाइफ में एक प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए, एक पौधा आप लोगों को ज़रूर लगाना चाहिए, ठीक है बिल्कुल। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोरिलेशन दे रहा हूँ फिर उसके बाद, ठीक है बिल्कुल। तो ऐसा सब लोग बोलते हैं कि एक प्लांट तो ज़रूर लगाना चाहिए, तो इसका मतलब P इंटू टी इक्वल्स टू क्या है सर 1, क्या है PT इक्वल्स टू 1 हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, किसका, प्रोबेबिलिटी का और रिटर्न पीरियड का। मतलब कि रिटर्न पीरियड अगर हम बात करेंगे, रिटर्न पीरियड और जो प्रोबेबिलिटी होंगी वो क्या होंगी सर, कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कहीं ना कहीं क्या होंगी सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास होंगी, या PT इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को इस तरीके से चीज़ें, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर रटने भूलोगे तो हो सकता है एग्जाम सेंटर में जैसे ही आप लोग जाओ इन चीज़ों को क्या हो जाए, भूल जाओ, लेकिन अब थोड़ा चांस जो रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, किसका सर, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होती है, तो सर अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास एक्यूफर होते हैं उसमें अगर हम बात करेंगे, एक्यूफर में जो हमारे पास वर्टिकल मूवमेंट होता है वाटर का, एक्यूफर में जो हमारे पास वर्टिकल मूवमेंट होता है वाटर का, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं क्या, ट्रांसमिसिबिलिटी। क्या बोलते हैं सर, ट्रांसमिसिबिलिटी उसको हम लोग बोलते हैं। और अगर हम कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है हमारे पास कहीं ना कहीं कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है ना, पूरा ही लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ये जो हमारे पास होता है सर वो हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी TC इक्वल्स टू Q डिस्चार्ज अपॉन 2.72 इंटू डेल्टा S। क्या है सर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला जो है वो है हमारे पास Q अपॉन 2.72 इंटू डेल्टा S, और डेल्टा S जो हमारे पास होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस को शो करता है, या कहीं ना कहीं रेडियस का जो रेडियल जो हमारे पास डिफरेंस होता है। एक एक्यूफर हमारे पास ये एक्यूफर है और इसका कितना हमारे पास डिस्टेंस इस रेडियल डायरेक्शन में होगा उसको रिप्रेजेंट करता है कौन, डेल्टा S। कौन रिप्रेजेंट करता है सर, डेल्टा S रिप्रेजेंट करता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसकी डायमेंशन पूछी गई है सर, क्या पूछी गई है, उसकी डायमेंशन हम लोगों से पूछी गई है। इसका मतलब अगर डायमेंशन इस फॉर्मूले के थ्रू अगर हम निकालें तो देखिए डिस्चार्ज किसमें होता है सर, मीटर क्यूब पर सेकंड में, डिस्चार्ज किसमें होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड में।
डिवाइडेड बाई अगर हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डेल्टा एस जो होती है वो रेडियल डायरेक्शन में हमारे पास डायमेंशन होती है। इसका मतलब इसकी जो हमारे पास यूनिट होगी वो होगी मीटर। क्या होगी? मीटर। डिस्टेंस की तो ये यूनिट होती है। तो अगर हम मीटर से मीटर क्यूब को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या आ जाएगा सर? मीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये तो आई इसकी यूनिट। ये क्या है बेटा जी? ये है इसकी यूनिट। यूनिट थोड़ा ना पूछिए हम लोगों से क्या पूछा है? डायमेंशन। क्या पूछिए? डायमेंशन। तो अगर डायमेंशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो डायमेंशन जो बेसिकली हमारे पास होगी, तो देखिए डायमेंशन जो हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं हम एम, एल और टी। ठीक है ना, इसी में तो करते हैं हम लोग। बिल्कुल। एम मतलब मास, एल मतलब लेंथ और टी मतलब टाइम। तो अगर हम मास की बात करेंगे तो मास यहाँ पर है हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब एम की पावर 0। एल लेंथ है हमारे पास, हाँ है सर। कितनी पावर है उसकी? कितनी स्क्वायर है उसका? 2। और अगर हम टी की बात करेंगे तो पर सेकंड, इसका मतलब ऊपर अगर उसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टी की पावर -1, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 1। इसका मतलब जहाँ पे भी आप लोगों को मिलेगा m0, L2 और t-1, वो कहीं ना कहीं कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की क्या होगी? यूनिट होगी। कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की क्या होगी? यूनिट होने वाली है। ऐसा कोई ऑप्शन है तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी आर, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपके पास वो m0, L2 और t-1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो BCTQ प्रोग्राम से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही होगी, आई होप सो। ठीक है ना, और इस लेक्चर से या इस सेशन से पर्टिकुलर आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। और कुछ भी आप लोगों को अगर मतलब आप लोगों के माइंड में कुछ हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।